सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 में कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट है। आज के लेक्चर्स में हम लोग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी डिस्कस करेंगे, एकदम डिटेल डिस्कशन करूंगा, डोंट वरी। आप अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो आपको किसी भी टीचर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो। ये गारंटी मैं आपको देता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैं CMA इंटर को पढ़ाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ऑलरेडी 6 बैचेस मैंने CMA इंटर की पढ़ा चुका हूँ, जिसमें हम लोग को एकदम डिटेल में पढ़ाना होता है। और आपका TY बीकॉम मेरे ख्याल से 10% CMA इंटर में 10%। तो सोचिए कितने एडवांस लेवल का नॉलेज हमको होगा, राइट। तो चलिए आपको देखते ही पता चल जाएगा, डोंट वरी। आपको जैसे जैसे मैं सम्स कराऊंगा तैसे ही आपको तुरंत पता चल जाएगा, हाँ सर, यस सर, आपने बहुत सही पढ़ाया है सर। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जब भी कोई भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो तो आपको ना उसका बेसिक नॉलेज 110% होना चाहिए। एंड मैंने देखा है कि बीकॉम के बच्चों को, राइट, बीकॉम के बच्चों को सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ा दिया जाता है। मैं अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि आप लोगों को सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट क्यों दिया गया है, मैं बता रहा हूँ। जिसने भी ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो या फिर मेरे एप्लीकेशन पे देख रहे हो, राइट, तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है, हम कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं TY बीकॉम सेमेस्टर 5 में। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर जिन बच्चों को कॉस्ट अकाउंटिंग में 99 मार्क्स भी आया रहेगा ना, उस बच्चे के पास भी इसका आंसर नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं? तो वही चीज़ है बच्चे, आप लोगों को ना सारे फैकल्टी, इवन आपके यूट्यूब, आपके कॉलेज के टीचर, आपके क्लासेस के टीचर, ये सब आप लोगों को ऊपर ऊपर पढ़ा देते हैं। इसका मीनिंग नहीं पता कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं। क्या हमारे पास फिनेंशियल अकाउंटिंग था ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? ये बच्चों को नहीं पता है। बच्चे ने कभी टीचर से पूछा नहीं, टीचर ने कभी बताया नहीं। सर कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं? नहीं पता सर। मटेरियल कॉस्टिंग क्यों करते? पता नहीं। EOQ होता क्या है? नहीं पता सर। लेबर कॉस्टिंग में हेल्से रोवन वाला प्लान जो था, ओके, टेलर गन्स वाले जो प्लान थे, राइट, क्यों थे ये सब फॉर्मूला, क्यों थे? नहीं पता सर। रिकन्सिलेशन क्यों किया जाता है? नहीं पता सर, राइट। जैसे सेमेस्टर 6 में आ गए, मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों? मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या है? 99% बच्चों को नहीं पता है। खाली इतना ही पता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, बस उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, बस इतना ही है उसका कंसेप्ट। बचा जब आप CMA इंटर में जाओगे ना, पूरा डिटेल चैप्टर है इसके ऊपर। सोचो, ओके, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, फिर उसके बाद फाइनल में भी पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, मार्जिनल कॉस्टिंग में, राइट। मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों कर रहे हो? नहीं पता सर। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या था? नहीं पता सर। खाली हम लोग के सर ने बता दिया डेबिट क्रेडिट होता है, डेबिट में एक्सपेंसेस लिखो, क्रेडिट में वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड लिखो, नोशनल प्रॉफिट आता है 1/3 करो, 2/3 करो। क्यों करते पता नहीं। भले से ये 2 मिनट वीडियो ज़्यादा ले रहा हूँ, मगर आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ओके। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल वाला डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी बच्चों। एकदम तोड़ फोड़ के आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में आए वो कवर करूंगा, प्लस आपके एग्जाम में जो MCQs आते हैं, जो थ्योरीज क्वेश्चन आते हैं, जो आपके ट्रू फॉल्स आते हैं, वो सारे कवर होंगे आज के लेक्चर में। एक लेक्चर के अंदर मैं 19 मार्क्स, 19 मार्क्स आपके स्कोर करवा के दे दूंगा, डोंट वरी। तो चलिए सबसे पहले अगर देखा जाए मोटा मोटा बच्चों कि मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है। अब एक होता है मेथड ऑफ कॉस्टिंग और एक होता है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। बच्चों, मेथड ऑफ कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ओके। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, बट मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। सर वो प्रोसेस और प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट ये मेथड क्यों है, और ये स्टैंडर्ड और मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ये टेक्निक क्यों है? दोनों में फ़र्क क्या है मेथड और टेक्निक में? समझ में आया बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसा मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, ओके, जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, बच्चों इसका मतलब ये है, ओके, कि इसमें आप ना उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो। क्या? कॉस्ट, फिर उसका प्रॉफिट। तो जब आप किसी भी चीज़ की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग। जैसे हम प्रोसेस कॉस्टिंग बनाते हैं तो प्रोसेस कॉस्टिंग हम कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहते हैं, मतलब कि एक यूनिट को बनाने की क्या कॉस्ट आती है हर एक प्रोसेस में। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग ले लेते हैं, मान के चलिए मेरी एक शर्ट की कंपनी है, और शर्ट की कंपनी तो पहला प्रोसेस, फिर दूसरा प्रोसेस, फिर तीसरा प्रोसेस। पहले मैं क्या करता हूँ, मेरी शर्ट की कंपनी, तो भैया मैं पहले कॉटन लेके आता हूँ, कॉटन से थ्रेड बनाता हूँ, तो मैं ये जो पहला प्रोसेस उसमें थ्रेड बनाने की क्या कॉस्ट आ रही है मेरी, वो कैलकुलेट करता हूँ। बिकॉज अगर मेरी कॉस्ट 6 रुपये आ रही है और मार्केट में थ्रेड जो है वो 5 रुपये में बन रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट टाइम से ना थ्रेड अपने यहाँ नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट मार्केट से खरीद लूंगा। तो यहाँ पे ये बोलता है कि इसे बोला जाता है मेथड ऑफ कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम हर एक प्रोसेस की
कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी हम हर एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, इसलिए उसे बोला जाता है मेथड ऑफ कॉस्टिंग। बट मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसा कोई कॉस्ट हम कैलकुलेट करते ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, इसका मतलब ये टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, ये हमें हेल्प करती है, किसको, मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग के लिए। ये एक टेक्निक है जिससे हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि इससे ज़्यादा कॉस्ट हमारी लगे ना। समझ में? इसीलिए बोला गया है मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। यहाँ पे हम कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते, यहाँ पे हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि हम वो कॉस्ट को कंट्रोल करें, ताकि मैनेजमेंट इसके ऊपर डिसीजन ले सके कि आगे हमें ये चीज़ बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो चलिए, सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को डिस्कशन कर दिया। जब आप टाइम रहेगा तब हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज अभी तो एग्जाम है, राइट? ओके, तो आप लोगों के पास इतना टाइम, मैं अभी डिटेल में जाऊंगा तो आप लोग भी बोलोगे सर आप एकदम पका रहे हो। तो कोई बात नहीं, बट जो हो गया सो हो गया। अब आगे आप लोगों में से कुछ बच्चे सीए में करेंगे ना, उनको फिर से डिटेल में रहेगा, डोंट वरी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिए, इट इज अ टेक्निक इन अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। देखा मैंने क्या बोला बच्चे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। बताइए मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? सर टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। याद रहेगा किस लिए काम आता है मार्जिनल कॉस्टिंग? डिसीजन मेकिंग। देखिए अभी यहाँ पे ये डिसीजन ही लेना है आपको। देखो मैं अभी एक एग्जांपल दिखाऊंगा, इससे आप डिसीजन लेना है। ओके, एंड इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट के बीच में ये हमें मार्जिनल कॉस्टिंग रिलेशन बताता है। ये हमें बताता है कि फिक्स कॉस्ट कितनी लगने वाली है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगने वाली है, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा, ओके, वॉल्यूम अगर घटेगा तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, जिसको हम रिक्वायर्ड सेल्स के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए कैसे मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के काम आता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल दिखाऊंगा, उसके बाद फटाफट हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे साथ साथ में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक एग्जांपल दिया, मैं दिख रहा है, हाँ बस देखिए यहाँ पे बोला है कि मैं एक कंपनी का, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लो, मेरी की एक कंपनी है, उस कंपनी का ओनर मैं हूँ। मेरी कंपनी की कैपेसिटी है 20,000 यूनिट बनाने की। कितनी? 20,000 यूनिट बनाने की। बट प्रेजेंटली उतना डिमांड मार्केट में होता नहीं है, मैं 15,000 यूनिट बनाता हूँ। ओके, मेरी एक यूनिट को बनाने के लिए 10 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट लगती है, और फिक्स कॉस्ट टोटल 30,000 रुपया है, और टोटल कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपये है। मतलब कि इस 10 रुपये दिख रहा है, 10 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब कि 12 रुपये में ऐसा लग रहा है 10 रुपये वेरिएबल कॉस्ट रहेगी, 2 रुपये फिक्स कॉस्ट रहेगी पर यूनिट। ओके, और सेलिंग प्राइस में 30 रुपये में, 13 रुपये में बेच रहा हूँ। मतलब वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये है और टोटल फिक्स कॉस्ट उसकी जो लग रही है वो 30,000 रुपये है, और टोटल कॉस्ट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 12 रुपये है, और मैं उसे 13 रुपये में बेच रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं 1 रुपये के प्रॉफिट में बेच रहा हूँ। ओके, सो आप लोगों को ये 1 मिनट रुक जाओ, मेरे पास कैल्सी ले लो फटाक से, 1 मिनट रुक जाओ। तो देखो बच्चों, सिंपल सा, ये तो हमारा अभी प्रेजेंटली चल रहा है। ओके, तो देखा जाए अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाता हूँ, अगर मैं 15,000 यूनिट बनाता हूँ तो मेरी क्या कॉस्ट आने वाली है और मुझे कितने का प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं, यूनिट, रेट और अमाउंट। सेल्स में से जब मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देता हूँ तो मैं पहुँच जाता हूँ कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन में से जब मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर देता हूँ तो मैं पहुँच जाता हूँ प्रॉफिट में। ये बात तो सबको पता है, राइट? तो देखिए बच्चों, अगर मैं अभी प्रेजेंटली 15,000 यूनिट पे काम कर रहा हूँ तो मैं 15,000 यूनिट ही सेल करूँगा, 20,000 तो बनाऊंगा ही नहीं, और हर एक यूनिट 13 रुपये के हिसाब से तो 1,95,000 रुपीज़ का मेरा सेल हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? अगर 15,000 यूनिट सेल कर रहा हूँ तो 15,000 यूनिट बनाने का खर्चा लगेगा, और वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये के हिसाब से 1,50,000 रुपये हमारा लग रहा है। बताओ मुझे कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? सर कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ जाएगा 45,000। सर यहाँ पे 3 रुपये के हिसाब से 15,000 यूनिट के ऊपर। यस और नो? पक्का समझ में आ गया? यस और नो? ओके, चलिए अब मेरे को बताओ, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन था 30,000 रुपया, तो डायरेक्ट अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 30,000 रुपया, एंड टोटल बताइए कितने का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। सर यहाँ पे 15,000 रुपये का प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? मतलब अगर मैं प्रेजेंटली 15,000 यूनिट पे काम कर रहा हूँ तो 15,000 का प्रॉफिट कमाऊंगा। बट एक नया कस्टमर मेरे पास आता है, वो एक नया ऑफर लेके आता है, वो बोलता है कि सर हमें 5,000 यूनिट चाहिए, मैं अभी 15,000 बना रहा हूँ और उसे 5,000 यूनिट और एक नए कस्टमर को चाहिए। क्या मुझे उसे इसका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? आपको देख के क्या लगता है, यस और नो? सर 20,000 यूनिट की कैपेसिटी है, हम लोग 20,000 यूनिट बना सकते हैं, बट अभी 15,000 बना रहे हैं। ओके, तो वो 5,000 यूनिट उसको चाहिए। क्या मेरे पास आइडल कैपेसिटी है अभी भी 5,000 की? यस सर, आइडल कैपेसिटी बचा है, तो भैया 5,000 उसके यूनिट को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखो डिसीजन लेना है, अभी यहाँ तक तो एक्सेप्ट हो गया, बट वो एक बोल रहा है कि सर बट मैं आपसे 11 रुपये में ख़रीदूँगा, आप मुझे 11 रुपये में बेचो।
बट भैया हम तो 13 रुपये में बेच रहे हैं, क्या मैं उसे 11 रुपये में बेचूं? बिकॉज देखिए हमारी टोटल कॉस्ट तो 12 रुपये लग रही है, बट वो 11 रुपये में मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको लॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप लोगों में बैठे कुछ नवीने ऐसे रहेंगे, सर इसे सेल नहीं करना चाहिए। क्यों? उसको बोलो कि सर हमारी 12 रुपये की कॉस्ट लग रही है, हम आपको 11 रुपये में कैसे बेचें? तो इसीलिए यहाँ पे आता है मार्जिनल कॉस्टिंग का सिस्टम। समझ में आया? तो आप जैसे अंधभक्त लोग क्या करेंगे, इस ऑफर को ठुकरा देंगे। चलो अभी देखते हैं हम लोग को प्रॉफिट कैसे होता है। मुझे एक बात बताना, हमारी जो कैपेसिटी थी वो 20,000 की, बट हम लोग 15,000, तो आइडल कैपेसिटी 5,000 की, तो 5,000 हम बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं धीरे धीरे। ओके, तो बच्चों पहले 15,000 जो यूनिट हैं उसको हम 13 रुपये के हिसाब से बेचेंगे, प्लस इसका 5,000 यूनिट जो ये कस्टमर को चाहिए इसको भी बेचेंगे, बट ये बोल रहा है मेरे को 11 रुपये के हिसाब से दे दो। यस और नो? सर टोटल करेंगे तो 15 इंटू 13 करते हो तो आपको 1,95,000 हो जाएगा, और 5 इंटू 11 कर दोगे तो आपको मेरे ख्याल से 55,000 होगा, 2,50,000 हो जाएगा आपका। यस और नो? अगर ये कैलकुलेशन बराबर है तो 2,50,000 हो जाएगा, बराबर है। चलो नेक्स्ट, अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूँ तो बच्चों वेरिएबल कॉस्ट ये 15,000 के लिए भी लगेगा, ये 5,000 के लिए भी लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट 10 रुपये ही लगने वाला है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। तो भैया 20,000 यूनिट के लिए 10 रुपये के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख रुपया लग जाएगा, और कंट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा 50,000 रुपये का। अब सर फिक्स कॉस्ट इधर 30,000 रुपये लग रहा है, तो इधर कितना लगेगा? ओके, तो अंधभक्त लोग मुझे एक बात बताना कि इधर फिक्स कॉस्ट कितना लगेगा, इधर 40,000 लगेगा, 50,000 लगेगा, कितना लगेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सा फंडा है, मेरी कैपेसिटी है 20,000 यूनिट बनाने की, ओके, बट मैं अभी भी 15,000 यूनिट बना रहा हूँ, 5,000 मेरे पास आइडल कैपेसिटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब मैं वो 5,000 एक्स्ट्रा बनाऊंगा ना, उसमें मेरी कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं लगती, कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगी। तो बच्चों यहाँ पे ये जो 15,000 इंटू 13 है, इसी के लिए जो फिक्स कॉस्ट लग रही थी वही लगेगी 30,000 रुपये का, और कोई एक्स्ट्रा 5,000 के लिए कोई फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा। बच्चों अब मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का हो गया? सर 20,000 रुपये का। अगर ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं 15,000 कमाता था, ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं 20,000 कमाता हूँ। कहीं ना कहीं वो 5,000 यूनिट जब मैं कमा रहा हूँ तो मुझे कितने का फ़ायदा हो रहा है? सर 5,000 यूनिट का, 5,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। यस और नो? देखिए ना इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? सर 5,000 का। तो बच्चा ये 5,000 का प्रॉफिट किसके पीछे हो रहा पता है? आपने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर किया है। आपको हर एक यूनिट देखो, आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगती है? 10 रुपया। दिख रही है वेरिएबल कॉस्ट आपकी 10 रुपये लग रही है, आप उसे 11 रुपये में बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। समझा? फिक्स कॉस्ट तो आपकी लगने वाली नहीं है एक्स्ट्रा यूनिट पे। समझ में आया? जैसे एक लाइव एग्जांपल बता देता हूँ, मेरे क्लास की कैपेसिटी है 35 स्टूडेंट की। कितने? 35 स्टूडेंट की, बट अभी भी 30 स्टूडेंट, मैं मान के चलता हूँ हमेशा 30 स्टूडेंट बैठते हैं मेरे क्लास में, राइट? तो मैं जो अपनी फिक्स रेंट है, ओके, रेंट हो गया, सैलरीज हो गया टीचर लोगों का, तो मैं 30 के हिसाब से बच्चों से, 30 स्टूडेंट के हिसाब से सबसे रेंट का पैसा वसूल लेता हूँ। अब 5 बच्चे मेरे पास एक्स्ट्रा आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मुझे कम पैसे में क्लास चाहिए आपके इधर, तो क्या मुझे उसे भगा देना चाहिए? नहीं, उनको ले लूँगा। क्यों? ये जो 5 बच्चे एक्स्ट्रा आए मेरे पास, इनसे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना है मुझे। समझ में आया? फिक्स कॉस्ट नहीं। ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट ये बाकी के 30 बच्चों से मैंने रिकवर कर लिया है, रेंट का पैसा इन्हीं 30 बच्चों से ले लिया है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया? तो आपके पास जो आइडल कैपेसिटी रहती है उस पर कोई भी एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट नहीं लगता, वही सेम फिक्स कॉस्ट आपकी लगेगी यहाँ पे जो आपकी लग रही है ये वाली। तो बच्चों हमें मार्जिनल कॉस्टिंग यही सिखाता है। समझ में आ गया? तो बच्चे देखिए हम लोग इस कंट्रीब्यूशन के आधार पे भी डिसीजन ले सकते थे। देखिए ना इधर 45,000, इधर 5,000, 50,000, तो दोनों के बीच में गैप कितने का? सर 5,000 का ही तो गैप है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग में हम जो डिसीजन लेते हैं वो कंट्रीब्यूशन के आधार पे डिसीजन लेते हैं। इसीलिए लिखा है कंट्रीब्यूशन इज अ प्रॉफिट मार्जिन। कंट्रीब्यूशन क्या? एक प्रॉफिट मार्जिन है विच इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ डिसीजन मेकिंग। लिखा? तो कंट्रीब्यूशन का मतलब समझा क्या है? कंट्रीब्यूशन का दूसरा नाम है, ये भी एक हमारे लिए प्रॉफिट मार्जिन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है डिसीजन मेकिंग के लिए। जब फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। देखिए फिक्स कॉस्ट दोनों जगह पे रिमेन कांस्टेंट है, तो आप यहीं पे डिसीजन ले लोगे। समझ में आया? इधर देखो ना, इधर भी तो 5,000 से बढ़ रहा है, इधर भी तो 5,000 से बढ़ रहा है। यस और नो? तो कहने का मतलब सबको समझ में आ गया? तो बच्चों यही था हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग ये बताता है कि कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है, अगर वो कम रेट में आपसे गुड्स खरीदना चाहता है, क्या हमें उसे गुड्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो यही चीज़ हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए काम आती है।
क्या आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा, इससे पहले किसी ने आपको समझाया नहीं रहेगा क्या रहेगा। ओके, तो चलिए फटाफट मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में देख लेते हैं। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया था थ्योरी में 5 नंबर के लिए। मैं फटाफट कराऊंगा, प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, डोंट वरी। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग टेक्निक, दिखा टेक्निक है, विच ओनली वेरिएबल कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, यहाँ पे कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं लेते। थोड़ा ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आता है। हमने कौन सी कॉस्ट ली थी, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। देखिए ये जो एक्स्ट्रा हमने बनाया 5000, इसके लिए हमने मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये लिया, फिक्स कॉस्ट कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है। ये याद रहेगा। सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना जो एक्स्ट्रा वाला है। तो देखिए मैं 5000 वाले पे करके दिखाता हूँ। अगर मैं 5000 यूनिट बनाता हूँ एक्स्ट्रा उस कस्टमर का, तो सेल्स क्या हो जाएगा, देखो सेल्स कैसे आएगा सर, 5000 उसको 11 रुपये के हिसाब से चाहिए ना, तो ये कितना हो जाएगा सर 55,000, यस और नो। सर यहाँ पे अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो 5000 के लिए कितना लगेगा सर, 10 रुपये के हिसाब से लगेगा सर 50,000। मुझे कितना आ गया सर, यहाँ पे 5000 रुपये आ गया। ये हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो बताओ प्रॉफिट कितना लगेगा सर, प्रॉफिट भी 5000 का हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? ओके, तो यही बोला जा रहा है मार्जिनल कॉस्ट का दूसरा नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का दूसरा नाम होता है वेरिएबल कॉस्ट। खाली हमारा एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लगने वाली वो वेरिएबल कॉस्ट लगती है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट लगती नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है। ओके, याद रहेगा। ओके, इन दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड, देखिए हाँ याद रखना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर ये जो वेरिएबल कॉस्ट है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, डायरेक्ट मटेरियल भी आता है, डायरेक्ट लेबर भी आता है, वेरिएबल ओवरहेड भी आता है, बट एक्सक्लूड फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लेना इसके अंदर, ये याद रखना। ओके, क्या की फीचर्स है, कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। देखिए हमने यहाँ पे कॉस्ट को 2 पार्टों में डिवाइड किया है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट में डिवाइड कर दिया है, वही चीज़ है। ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर यूज टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते, कोई भी ओके फिक्स कॉस्ट नहीं लेते हैं, याद रहेगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट बोला है फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट आर नॉट अलोकेटेड टू यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारी हमेशा कांस्टेंट होती है, इसे हम कुछ नहीं करना रहता, ये सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी ले लेंगे। ओके, ये कांस्टेंट रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे वही बोला गया है यहाँ पे। ओके, यूनिट में अलोकेट नहीं करना। यहाँ पे 5000 यूनिट जो एक्स्ट्रा बनाया उसमें कोई भी फिक्स कॉस्ट यूनिट लिया है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपये आ रहा है तो कुछ लिया एक्स्ट्रा नहीं लिया बच्चों, यहाँ पे ये याद रखना। ओके, हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। देखा ये कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए हेल्प करता है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। देखा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 5000, इधर ही हम डिसीजन ले सकते हैं, समझ में आया, 5000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो क्या ये सारी चीज़ें समझ में आ गया? इंपॉर्टेंस है क्या दिया, यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग लाइक प्राइसिंग, प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रॉफिट प्लानिंग के लिए काम आता है। हेल्प्स इन ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए काम आएगा कि मेरा ब्रेक इवन क्या होना चाहिए, ताकि यहाँ तक एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। ओके, असिस्ट द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को क्या करता है, हेल्प करता है ताकि वो कंट्रोलिंग कर सके कॉस्ट को एंड अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके। यही चीज़ तो था, यही चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखिए फटाफट देख लीजिए, सेम वही लिखा है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेरिएबल कॉस्ट में 2 चीज़ आती है, एक आपकी प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। ओके, अगर आपने पहले पढ़ा होगा कॉस्टिंग तो वहाँ पे आपको समझ में आता रहेगा। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है। ओके, शायद मैं बीच में आ रहा हूँ क्या, इसको इधर ले लूँ क्या थोड़ा सा, चलो ये साइड ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। चलो ओके, चलो देखिए प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों को वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। वेरिएबल ओवरहेड में आता है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड वेरिएबल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, याद रहेगा। 10 मार्जिनल कॉस्ट एक्सक्लूड, मार्जिनल कॉस्ट में क्या नहीं लेते, देखो मैंने यहाँ पे कौन सी कॉस्ट नहीं ली है बच्चों, जब ये 5000 एक्स्ट्रा बनाया इसमें मैंने कौन सी कॉस्ट नहीं ली है सर, फिक्स कॉस्ट नहीं लिया हुआ है, तो यहाँ पे वही लिखा है एक्सक्लूड द फिक्स्ड ओवरहेड, इट एक्सक्लूड, दिख रहा है यहाँ पे, द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं लेना है, फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं लेना है, फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं लेना है। एज फॉर सेमी, दिख रहा है यहाँ पे, सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर कंसर्न, दे आर सेपरेटेड इनटू देयर फिक्स्ड एलिमेंट एंड वेरिएबल एलिमेंट। बोल रहा है कि ध्यान से सुनना, कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो सेमी वेरिएबल होती है, तो क्या होता है सेमी वेरिएबल में जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है उसको वेरिएबल वाले पार्ट में ऐड कर देना, और जो फिक्स वाला पार्ट होगा उसको फिक्स्ड वाले पार्ट में ऐड कर देना। समझ में आ गया, ये कहने का मतलब इनका। ओके, द फिक्स्ड एलिमेंट इज एडेड टू द फिक्स कॉस्ट, देखो यहीं पे लिखा हुआ है, एंड वेरिएबल एलिमेंट एडेड टू द वेरिएबल कॉस्ट, बस खत्म, इतना ही तो करके आना था। 5 नंबर का मार्जिनल कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, मैंने पूरी चीज़ को ऊपर एक्सप्लेन किया, उसका मैंने पूरा का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया। बात करते हैं नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन। बच्चों देखिए ये वाला कॉन्ट्रीब्यूशन, ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन था ना ये वाला, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, देखो कॉन्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम डिसीजन ले सकते हैं। ओके, याद रहेगा। तो देखिए क्या लिखा है,
कंट्रीब्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग। यस, कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर बच्चों। ओके, इट इज सीन अबव इक्वल टू द सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। यस, हम लोग क्या करते हैं, सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हम कंट्रीब्यूशन पे पहुंच जाते हैं। वही लिखा है, कंट्रीब्यूशन इज द प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग द फिक्स कॉस्ट। यस, कंट्रीब्यूशन वो प्रॉफिट है जो फिक्स कॉस्ट से पहले एडजस्ट किया जाता है। यस और नो। मार्जिनल कॉस्टिंग इज कंसर्न विद द प्रोडक्ट कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं रादर देन पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट, याद रहेगा। कंट्रीब्यूशन को इंडिकेट करते कैसे, प्रोडक्ट की प्रॉफिट बोला जाता है, उसको प्रोडक्ट का प्रॉफिट बोला जाएगा बिकॉज उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट खाली होता है। तो प्रोडक्शन इनकम, प्रोडक्ट की इनकम एंड उसमें से प्रोडक्ट की कॉस्ट माइनस करो, फिक्स कॉस्ट नहीं माइनस करना है। ओके, या फिर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब ध्यान देना, कंट्रीब्यूशन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये वो प्रॉफिट होता है जो आपके फिक्स कॉस्ट से पहले आता है, याद रहेगा सबको। आगे इसका ट्रीटमेंट देखिए क्या बोला है, तो आप ये पूरा का पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ है। अगर इसमें कुछ डाउट आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चाहिए तो मैं फटाफट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्जिनल कॉस्टिंग एज्यूम दैट एक्सेस ऑफ सेल्स वैल्यू ओवर द वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूट टू द फंड विच विल कवर द, देखो, फिक्स कॉस्ट एज वेल एज प्रोवाइड द कंसर्न प्रॉफिट। मतलब कंट्रीब्यूशन वो चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए और हमारे प्रॉफिट को बताने के लिए काम आता है। समझ में आ गया? यहाँ पे वही लिखा है, कंट्रीब्यूट करता है ये कंट्रीब्यूशन, कि इतना कंट्रीब्यूशन अगर मैं कमा लिया मेरे प्यारे बच्चों तो इससे मैं अपनी फिक्स कॉस्ट को भी क्या कर सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, फिक्स कॉस्ट का भी पेमेंट कर सकता हूँ और उसके बाद जो बचा है वो मेरे लिए प्रॉफिट कहलाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कंट्रीब्यूशन निकालते हैं ताकि मेरे पास एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए ताकि मेरे फिक्स कॉस्ट को मैं पे कर पाऊँ, उसके बाद जो बचा रहेगा वो मेरे लिए प्रॉफिट का काम करेगा। याद रहेगा, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ओके, आगे बोले द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज क्रेडिटेड टू द मार्जिनल प्रॉफिट एंड लॉस। जो अमाउंट होगा कंट्रीब्यूशन का उसको अपन को क्रेडिट करना है मार्जिनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड द फिक्स कॉस्ट आर डेबिटेड टू द मार्जिनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो फिक्स कॉस्ट उसको डेबिट करना है मार्जिनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इफ द कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट, अगर आपका कंट्रीब्यूशन इक्वल है आपकी फिक्स कॉस्ट के, तो आप बीईपी पे आ गए, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ब्रेक इवन हो गया, देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। इसीलिए हम लोग कंट्रीब्यूशन पहले निकालते हैं ताकि एटलीस्ट हम ये देख पाते क्या इस कंट्रीब्यूशन से मेरी फिक्स कॉस्ट पे कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं पे कर पा रहा हूँ तो उसके बाद बचा हुआ अमाउंट मेरे लिए प्रॉफिट होगा। समझ में? अगर मैं नहीं पे कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए लॉस हो जाएगा वो। समझ में आ गया? अगर जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है उतने ही मेरी फिक्स कॉस्ट आ रही, मतलब कि कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एक बार आप देख लेना। अब डिसीजन देखिए, क्या डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारा कंट्रीब्यूशन भी। जैसे डिसाइडिंग द ब्रेक इवन पॉइंट, दिखा, ये कंट्रीब्यूशन हमें बताता है कि हमारी ब्रेक इवन पॉइंट क्या होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल, कंट्रीब्यूशन मेरा क्या आ रहा है, मान के चलिए कंट्रीब्यूशन मेरा 30,000 रुपये आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए ये सेल्स मेरा प्यारे बच्चों, ओके, 50,000 है और वेरिएबल कॉस्ट मेरी 20,000 है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है सर, 30,000। मतलब मेरा जो ब्रेक इवन होगा, ब्रेक इवन पॉइंट, ओके, वो 30,000 होगा या 30,000 से कम होगा, 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 30,000 से गलती से ज़्यादा हो गया मेरा फिक्स कॉस्ट तो मैं लॉस में हो जाएगा। तो इसी कंट्रीब्यूशन से हम अपनी फिक्स कॉस्ट को भी डिसाइड कर लेते हैं और हमारा प्रॉफिट भी डिसाइड कर लेते हैं। मतलब कि फिक्स कॉस्ट मेरा मैक्स टू मैक्स अगर 30,000 होगा तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा ताकि मैं ब्रेक इवन पे पहुंच जाऊंगा। तो ब्रेक इवन को काम करने के लिए आता है कि भैया आपकी फिक्स कॉस्ट 30,000 तक होनी चाहिए, तब हम लोग ब्रेक इवन पे पहुंच जाएंगे। ओके, अगर आपकी फिक्स कॉस्ट 30,000 के ऊपर गई, ये पहले पता चल गया, अगर 30,000 के ऊपर गई तो आपको लॉस हो जाएगा। तो 30,000 के ऊपर हमारी फिक्स कॉस्ट नहीं जाना चाहिए ताकि एटलीस्ट मैं ब्रेक इवन तक पहुंचूं। डिसाइडिंग विच आर्टिकल टू प्रोड्यूस, और इसी कंट्रीब्यूशन से हमें ये पता चल जाता है कौन सा आर्टिकल प्रोड्यूस करना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करती है, वो 4-5 प्रोडक्ट बनाती है। तो कौन से प्रोडक्ट में उसको ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है, कौन से प्रोडक्ट में उसको कम कंट्रीब्यूशन मिलता है और कौन से प्रोडक्ट में उसको लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन के आधार पे। समझ में आ गया? डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक क्वांटिटी के कितने, ओके, आर्टिकल से उसकी कितनी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कमा सकें, इसके लिए काम आता है। नेक्स्ट है फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस, के लिए काम आता है। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन, द कंसेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन हेल्प करता है मैनेजमेंट को ताकि फॉलोइंग वेज में, जैसे हेल्प द मैनेजमेंट फॉर फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस, या सेलिंग प्राइस के काम आता है कंट्रीब्यूशन अगर आप निकालते हो। इट हेल्प द मैनेजमेंट इन सिलेक्टिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा उसको ज़्यादा बनाओ, उसको ज़्यादा बेचो, जिसमें लॉस आने का चांसेस है कंट्रीब्यूशन में उसको निकाल दो, वो प्रोडक्ट बंद कर दो।
समझ में? इट हेल्प्स चूसिंग द फ्रॉम अमंग द अल्टरनेटिव्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन द मेथड विच इज द हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। देखा, अलग अलग मेथड ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मेथड आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा हाईएस्ट, उसको आपको एक्सेप्ट करना। ये था कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर, समझ में आ गया? सिंपल। बात करते हैं पीवी रेशियो क्या है। पीवी रेशियो मेरे प्यारे बच्चों ये कॉन्ट्रीब्यूशन ही है, समझ में आ गया? तो देखिए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज मेजर द रिलेशन बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स। मतलब ये हमें रिलेशन बताता है सेल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ। अगर सेल्स 100 रुपये का है तो कॉन्ट्रीब्यूशन 40 है, मतलब ये 40% है। मतलब हमारा पीवी रेशियो क्या है? 40%, मतलब कि हम 40% प्रॉफिट में। समझ में आ गया? इतना हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब उसके बाद आप अपनी फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, जो आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। इट शोज हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न विथ एवरी इंक्रीजेज द सेल्स। जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। समझ में आ गया? तो फॉर्मूला क्या हो गया पीवी रेशियो का? ये पहला फॉर्मूला, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। तो ये क्या बता रहा है? पीवी रेशियो हमें क्या बताता बच्चों? ये हमको रेशियो बताता कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन का सेल्स के साथ कैसा रेशियो है। समझ में आ गया? अल्टरनेटिव फॉर्मूला दिया है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 करोगे तो भी पीवी रेशियो मिलता है। और एक जब भी आपके पास 2 ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं, कितने ईयर वाले? 2 ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं चेंज इन प्रॉफिट माई ओके डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। ये याद रखा, मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी। की पॉइंट क्या है पीवी रेशियो का? सबसे पहला हाइयर द पीवी रेशियो इंडिकेट बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपका पीवी रेशियो ज़्यादा रहेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी ज़्यादा रहेगी, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? इट हेल्प्स द एनालाइजिंग द इफेक्ट टू चेंज इन सेल्स ऑन प्रॉफिट। ये हमें मदद करता है एनालाइज करने में कि जैसे जैसे चेंज होगा सेल्स वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी चेंज होता हुआ दिखाई देगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट इन ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, डोंट वरी, ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले में आता ही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए पीवी रेशियो का महत्वपूर्ण है। टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एट अ डिफरेंट सेल्स लेवल, अलग अलग सेल्स लेवल पे प्रॉफिट कितना होगा उसके लिए हमें पीवी रेशियो की जरूरत पड़ती है। डिसीजन मेकिंग के लिए आता है। और टू कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट में हम लोग देखते हैं कि किस में ज़्यादा पीवी रेशियो आ रहा है। जिसमें ज़्यादा पीवी रेशियो आएगा उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पीवी रेशियो कम आ रहा है उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, प्रोडक्ट वो बनाएंगे। ये सारा चीज़ डिसीजन के ऊपर चल रहा है। कल के दिन आप ऑर्गेनाइजेशन के ओनर बनोगे तो आप ऐसे डिसीजन लोगे, आप नहीं लोगे तो सी में आके आपको बताएगा ये चीज़, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझ में आ गया? वो आके आपको बताएंगे भैया ये लॉस में इसको मत कर, नहीं तो तेरा नुकसान हो जाएगा, दुकान बंद करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या? इसमें तेरे को ज़्यादा पीवी रेशियो नहीं मिल रहा है, तेरे को कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं मिल रहा है, क्यों इसके ऊपर ध्यान दे रहा है, बंद करिए। समझ में आया? तो ये चीज़ आप तो पढ़ोगे नहीं, आप तो टीवाई बीकॉम में, आपको ये सब पता ही नहीं है, आपको करना ही नहीं है। समझ में आया? तो ये चीज़ है, तो ये कौन करके देगा? सीए में करके देगा, और इसका ही ले भरपूर चार्ज करेगा आपसे। समझ में आ गया? कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट। देखा, मैंने बता दिया पीवी रेशियो हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? मार्जिनल कॉस्टिंग कर दिया। अब बात करते हैं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है कि एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि एक ऐसा भी लेवल होना चाहिए कि जहाँ तक मुझे पता चल जाए कि इतना अगर मैं यूनिट सेल करता हूँ तो मुझे कोई प्रॉफिट, कोई लॉस नहीं हो रहा है ना, उसके ऊपर अगर मैं प्रॉफिट बेच रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट भी पता चले। तो ब्रेक इवन ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ओके, सीआईएम में टर्मिनोलॉजीज ने क्या डिफाइन किया? ब्रेक इवन पॉइंट एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी विच देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। BEP is the volume of output or sales at which total cost exactly equal to the total revenue. BEP वो लेवल है मेरे प्यारे बच्चों सेल्स का जहाँ पे टोटल कॉस्ट आपकी exactly इक्वल टू हो जाएगी टोटल रेवेन्यू, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। बिलो द BEP, अगर आप बिलो हो अपने BEP के तो कंसर्न मेक लॉसेस, जैसे कि मैंने बताया इसको आपको लॉस हो जाएगा। BEP एट द BEP कंसर्न मेक्स नाइदर प्रॉफिट नो लॉस। अगर BEP एग्जैक्ट BEP पे हो तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, अगर आप अबो BEP जा रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। BEP can be ascertained by using the break even chart और by calculation। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट को मेरे प्यारे बच्चों हम सर्टेन पता लगा सकते हैं ब्रेक इवन चार्ट के द्वारा, या फिर उसको हम लोग कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं कि ब्रेक इवन यूनिट कितना है, ब्रेक इवन रुपीज़ में कितना है, जो कि हम लोग फॉर्मूला के थ्रू करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ गया सबको? यहाँ पे समझ में आ गया? मेरे को थोड़ा सा साइड में जाना पड़ेगा लगता है बच्चों, 1 मिनट। चलो यहाँ तक मैं लास्ट टू लास्ट यहाँ तक जा सकता हूँ, इसके बाद मैं नहीं जा पाऊँगा, डोंट वरी। चलो ओके, नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया है ये फॉर्मूला आपको दिया है BEP इन यूनिट्स फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और यहाँ पे BEP इन रुपीज़ दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अभी मैं बताऊँगा, डोंट वरी, याद करने का टेक्निक बताऊँगा। इंपॉर्टेंस क्या है BEP का?
ये हमें बताता है हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द मिनिमम सेल्स रिक्वायर्ड, मतलब कम से कम कितना सेल्स करे कि एटलीस्ट हमें ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। समझ में? एटलीस्ट ऐसा तो कोई लेवल होना चाहिए ताकि मुझे इतना तो पता चले कि मेरे को नुकसान तो नहीं हो रहा है, जितने का खरीदा उतने में तो बेच दूँ। तो इसको बोलते हैं हम लोग बीईपी। यूजफुल फॉर प्रॉफिट प्लानिंग, प्रॉफिट प्लानिंग के लिए भैया एक बार अगर ये सेल्स तक पहुंच गए उसके बाद तो भैया बढ़ा के प्राइस बेच देना, टेंशन क्या ले रहा है। समझ में आया? तो ये हो गया डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। भैया यहाँ पे हमारी जो टीम है उसने जी लिखाना भूल गया। असिस्ट द कॉस्ट कंट्रोल एंड प्राइसिंग डिसीजन लिखा, मदद करता है ताकि हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें और प्राइसिंग के लिए डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट एंड फाइनल है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम देखिए, ये है बच्चों, ये आपका है रेवेन्यू वाला और ये आपकी है टोटल कॉस्ट और ये आपकी है फिक्स्ड कॉस्ट। समझा? तो जिस लेवल पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इंटरसेक्ट होते हैं इसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। बट ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वाला ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जितना ज़्यादा होते जाएगा, जितना ज़्यादा होते जाएगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे वही लिखा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल फॉर्म एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही है ओके कॉस्ट लाइन पे, ओके इसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे देखो ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ जाएगा। ओके, इंडिकेट द रेट ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट है उसके बाद ये बढ़ता हुआ जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होता हुआ जाएगा। देखो ओके, अगर ये सोर्स स्पीड एट बीच द बिजनेस मूव्स इनटू द प्रॉफिट। और इंटर दिख रहा है यहाँ पे, इंटरप्रिटेशन क्या दिखा है, वाइड एंगल, अगर एंगल बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एंगल बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़े बड़े बनते दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब भैया प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर वही एंगल नैरो होता जा रहा है, छोटा छोटा होते जा रहा है, मतलब भैया आपकी प्रॉफिट तो हो रही है बट बहुत स्लो ग्रोथ से हो रही है। ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चों इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। ओके, लास्ट एंड फाइनल है एमओएस। एमओएस का मतलब होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब कि भैया बीईपी सेल्स के बाद जो एक्स्ट्रा आप सेल्स कमा रहे हो, जो पैसा आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो बीईपी, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, उसके बाद जो इनकम आप कमा रहे हो उसे बोलते हैं मार्जिन, उसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स। ओके, मतलब भैया ये वो सेल्स है जो ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर आपने जो भी एक्स्ट्रा सेल किया है उसे हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। याद रहेगा। इट शोज हाउ मच सेल्स कैन बी ओके कैन फॉल बिफोर द बिजनेस स्टार्टिंग इनकरिंग द लॉस। फॉर्मूला है एमओएस का यूनिट में एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स यूनिट में। नेक्स्ट है यूनिट में एक और फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपीयू। इसके अलावा एक दो और फॉर्मूले हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रुपीज़ में, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के एक और फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ओके, मैं अभी बताऊंगा, डोंट वरी, ये तो फॉर्मूला इसके अंदर लिखा हुआ है इसलिए अभी मैं फॉर्मूला आप लोगों को बताऊंगा कैसे लर्न करना है, डोंट वरी। ओके, चलो बच्चों यहाँ पे की पॉइंट क्या दिया है, इट एक्ट एज अ बफर और सेफ्टी लेवल। ये हमें हमारे लिए बफर एंड सेफ्टी लेवल के लिए काम करता है ताकि इन फ्यूचर कभी भी हमें कुछ भी नुकसान हुआ तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा हमने कमाया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसको यूटिलाइज कर लेंगे। समझ में आ गया। हाइयर एमएस, जितना एमएस आपका एक्स्ट्रा हाइयर रहेगा इंडिकेट करेगा तो आपको रिस्क लॉस का कम होगा। एमएस ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा, रिस्क कम लॉस कम। तो यहाँ पे लोअर एमएस इंडिकेट द हाई रिस्क। इंपॉर्टेंट, हेल्प्स इन रिस्क एनालिसिस के लिए काम आता है ये, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, यूजफुल है प्रॉफिट प्लानिंग के लिए, इंडिकेट करता है बिजनेस की स्टेबिलिटी बताता है, बिजनेस कंटिन्यू ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, हेल्प्स इन सेटिंग द सेल्स टारगेट, ताकि हमें मदद करता है ताकि हम सेल्स कर टारगेट को सेल करें। अब ये सारे के सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है 8928, वो वाले नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, सारी की सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। बच्चों ये था हमारा पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को मैंने आधे घंटे तक एक्सप्लेन किया। अब इसी के ऊपर मैं आप लोगों को पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने से पहले आप लोगों को थ्योरी क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यह है प्रैक्टिकल भर भर के एक से एक सीए के भी क्वेश्चन लिया हो, देखो इधर दिख रहा है, इधर सीए इंटर के भी क्वेश्चन लिया हो, डोंट वरी, आ जाओ। एक कंसेप्ट और सिखाना था, ये वाला थोड़ा ध्यान देना है, ये वाला कंसेप्ट। ओके, देखो बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगा तो पीवी रेशियो बढ़ेगा, ये याद रखना। वेरिएबल कॉस्ट का डिक्रीज होने से वेरिएबल कॉस्ट कम होगा तो पीवी रेशियो बढ़ता है, ये याद रखना। ओके, बीईपी
कम होगा, ब्रेक इवन आपका कम होता हो जाएगा और एमओएस भी आपका बढ़ेगा। तो ये दोनों प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा है, ये दोनों प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। तो ये दोनों आपके बढ़ेंगे क्योंकि कॉस्ट आपकी कम हो रही है। समझ में आ गया? तो याद रहेगा, एक अगर याद हो गया तो दूसरा अपने आप को याद हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? अब ये याद हो गया तो ये दोनों याद हो जाएंगे। ये दोनों सेम चल रहे हैं ना, उल्टा है, ये दोनों उल्टे हैं ना। समझ में आ गया? अगर बच्चों ये याद हो गया, कौन सा? ये वाला, ओके, याद रहेगा। इसके जैसा सेम ये है, बट इधर का साइन याद रखना, ये ऊपर है, ये नीचे, इधर नीचे और ऊपर है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट के कम होने से पीवी रेशियो बढ़ता है, बीईपी कम होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ता है। तो सेलिंग प्राइस के बढ़ने से भी ओके पीवी रेशियो बढ़ता है, एमओएस बढ़ता है और बीईपी कम होता है। तो ये एरो याद रखना और ये एरो याद रखना, बाकी ये तीनों सेम रहेंगे। यहाँ पे ये भी सेम, ये भी सेम। देखो ये काम किस लिए आएगा अब भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, आपके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन में। तो ये बच्चों आप लोगों को याद रखना है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट के कम होने से पीवी रेशियो बढ़ता है, बीईपी आपका कम होता है और आपका एमओएस बढ़ता है। तो सेलिंग प्राइस के बढ़ने से भी सेम सिचुएशन होती है, पीवी रेशियो बढ़ता है, बीईपी कम होता है और एमओएस बढ़ता है। तो ये दोनों सेम एक जैसे हो जाएंगे, याद रहेगा। बट ये वाला एरो याद रखना, बढ़ना और कम होना। बात करते हैं फिक्स कॉस्ट के। फिक्स्ड कॉस्ट के कम होने से पीवी रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। फिक्स कॉस्ट कब होता है? कंट्रीब्यूशन के बाद। कंट्रीब्यूशन का दूसरा नाम होता है पीवी रेशियो, उसको परसेंटेज में अगर डिनोट कर दें तो पीवी रेशियो का फिक्स कॉस्ट से कुछ लेना देना ही नहीं है। फिक्स कॉस्ट में इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। हाँ, फिक्स कॉस्ट के कम होने से बीईपी कम होता है, फिक्स कॉस्ट के बढ़ने से बीईपी बढ़ता है। समझ में आ गया? तो बच्चों अगर आपको ये याद करना है टेक्निक तो कैसे याद होगा? सर एक चीज़ हम लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। देखो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, बढ़ना, कम होना, बढ़ना, कम होना, ये याद रखना। पीवी रेशियो, बीईपी, एमओएस, याद रहेगा। ओके, ये बढ़ेगा, ये कम होगा, ये बढ़ेगा। तो सेलिंग प्राइस में ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा, ये बढ़ेगा। तो जब ये इसका तीनों उल्टा इधर लिखना पड़ेगा। तो ये बढ़ा है तो ये नीचे कर दो, ये नीचे है तो ये ऊपर कर दो, ये ऊपर है तो ये नीचे कर दो। सेम इधर, ये नीचे कर दो, ये ऊपर कर दो और ये नीचे कर दो। क्या सबको समझ में आ गया? अब फिक्स कॉस्ट वाला देखो। सर फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से कुछ लेना देना नहीं होता, यस और नो? ओके, सेम ये वाला साइन इधर लिखो और ये वाला साइन इधर लिखो, ये वाला साइन इधर और ये वाला साइन इधर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ओके, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो आपको ये याद रहेगा तो जाके आपके 1-2 नंबर सही होंगे, एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। आपको टाइम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो मैं एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाता था क्यों बढ़ रहे क्यों घट रहे हैं। ओके, तो अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है आपको समझाने के लिए। ओके, तो चलिए ये एक कंसेप्ट मैंने सिखा दिया आप लोगों को, और एक कंसेप्ट था आप लोगों को सिखाना है, ये वाला। देखो फिक्स कॉस्ट जो होता है वो अमाउंट में सेम होता है। फिक्स कॉस्ट अमाउंट में सेम होता है और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आपने यूनिट बढ़ाया, 10,000 की जगह 20,000 कर दिया, 20,000 की जगह 5,000 कर रहे हो, तो आपको फिक्स कॉस्ट तो इतना ही देना है। आप मान के चलिए मेरे क्लास में 35 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, 5 बच्चे आते हैं मेरे क्लास में, तो भी मेरे को रेंट तो उतना ही देना पड़ेगा। 20 बच्चे आएंगे तो भी रेंट उतना ही देना पड़ेगा। बच्चे बढ़े या बच्चे कम हो, रेंट तो सेम देना पड़ रहा है। तो फिक्स कॉस्ट में आपकी यूनिट बढ़े या कम हो, आपको तो रेंट इतना ही देना है। बट याद रखना, आपके यूनिट के बढ़ने से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो गया। पहले 10,000 यूनिट बनाते थे 50,000 रुपये के हिसाब से, तो पर यूनिट 5 रुपये लगता था। अब 50,000 रुपये तो लगता है, मगर 20,000 यूनिट बना है तो पर यूनिट कितना लग रहा है? 2.5 रुपये। तो मैं बोल सकता हूँ प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? डिक्रीज होती है। प्रोडक्शन के डिक्रीज होने से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये याद रखना बस। और जैसे जैसे आपका देखो, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम होती है। दो चीज़ याद रखना, फिक्स कॉस्ट अमाउंट में सेम होती है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम होती है।
जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, और जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट कम होती है। तो दोनों में फ़र्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? ओके, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगा, ये याद रखना। ओके, तो चलिए, तो मैंने ये दो चीज़ें आप लोगों को समझा दिया। अब इसके ऊपर हम लोग सारी चीज़ करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने थ्योरी बता दिया, ये देखो ये वाला थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन था अप्रैल 2023 का। चलो आ जाओ इधर, ये रहा पीवी रेशियो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपका, ये भी कंप्लीट हो गया। आ जाओ इधर, ये देखो ब्रेक इवन पॉइंट भी मैंने कंप्लीट कर दिया अप्रैल 2024 का, पूरा तो कंप्लीट। 5 नंबर इधर ही मिल गया, उसको रट के जाओ अच्छे से। चलो अब ये हो गया, आ जाइए अब हम लोग करेंगे फॉर्मूला एंड देन उसके बाद ये क्या बोलते हैं अपना MCQs। चलो अब देखो फॉर्मूला याद करने की टेक्निक, तुम लोग ने बहुत कर लिया, रट्टा मार लिया भाई। तो सबसे पहले आप बात करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन। दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक डिफरेंट ईयर वाले दिख रहा है, ईयर दिखे रहेंगे, और एक सिंपल ऐसे लिखा रहेगा नॉर्मल, सेल्स इतना है, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, फिक्स कॉस्ट इतनी है, बताइए क्या क्या आएगा। ओके, ये नॉर्मल वाला सेकंड टाइप, और ये फर्स्ट टाइप। ओके, सेल्स दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा, कभी कभी सेल्स के बाद यहाँ पे कॉस्ट दिया रहता है, तो अनभक्त लोग थोड़ा ध्यान देना, प्रॉफिट और सेल्स चाहिए रहता है हमको, जब ये 2 ईयर अलग अलग दिए रहते हैं पीवी रेशियो के लिए। तो कभी कभी कॉस्ट दे दिया रहता है, कभी कभी प्रॉफिट और कॉस्ट दे दिया रहता है, तो प्रॉफिट कॉस्ट दिया रहेगा तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऐड करोगे तो सेल्स मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, डिफरेंट ईयर दिए रहेंगे, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन में ऐसे दिए रहेंगे, ये दिख रहे हैं यहाँ पे ऐसे कुछ दिए रहेंगे, ये याद रखना तुम लोग। ओके, अब कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला ज़्यादा नहीं रटवाऊंगा। सबसे पहला फॉर्मूला बता रहा हूँ पीवी रेशियो का। चलो पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो का जो रिलेशन होता है वो कंट्रीब्यूशन और सेल्स के साथ होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ये पीवी रेशियो का फॉर्मूला है। बट सर कभी कभी ना हमें कंट्रीब्यूशन अमाउंट में ना देके पर यूनिट दिया रहता है, तो क्या करेंगे? तो पीवी रेशियो का और एक फॉर्मूला ऐसे बना सकते हो, CPU मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100, ये पीवी रेशियो का दूसरा फॉर्मूला है। पहला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, या फिर पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। बट अगर जब आपको दो अलग अलग ईयर दिए रहते, ऐसे ईयर दिए रहेंगे, डिफरेंट ईयर दिए रहेंगे, वहाँ पे पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तब पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। अगर ऐसा दिया है, ये टाइप का क्वेश्चन दिया, तो ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे, और अगर आपके पास ऐसे दिए, दो अलग अलग ईयर दिए हुए हैं, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा पीवी रेशियो का। क्या पीवी रेशियो खत्म हो गया? हाँ सर, पीवी रेशियो खत्म। आ जाओ अब नेक्स्ट नंबर पे, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के दो फॉर्मूले, एक यूनिट्स के लिए है और बीईपी एक रुपीज़ के लिए, अमाउंट के लिए। तो फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट। बच्चा जब भी यूनिट की बात आएगी ना, तो हमेशा याद रखना पर यूनिट लेना है। तो कौन सा पर यूनिट? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। जब भी रुपीज़ की बात आई तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का दूसरा, कॉन्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम होता है पीवी रेशियो, याद रखना। तो ये पीवी रेशियो हो जाएगा अमाउंट के लिए। क्या ये दो फॉर्मूले भी याद हो गए बीईपी के? ओके, बीईपी के भी दो फॉर्मूले याद हो गए क्या? ओके, चलो बीईपी के बाद, ओके बीईपी के बाद बच्चों ये हो गया हमारा पीवी रेशियो हो गया, बीईपी हो गया। उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला, ओके, रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट्स। सेम यहाँ पे भी रिक्वायर्ड सेल्स का अमाउंट। बच्चों ये भी बीईपी सेल्स है, ये भी बीईपी सेल्स है, ये भी सेल्स ही तो है। तो दोनों में फ़र्क क्या? दोनों में कुछ फ़र्क नहीं। यहाँ पे भी लिखो फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे भी लिखो फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे भी लिखो CPU, यहाँ पे भी लिखो पीवी रेशियो। क्या ये दोनों डिक्टो सेम ही है? बस एक वर्ड ऊपर न्यूमरेटर में ऐड कर देना, डिजायर्ड प्रॉफिट, बस। क्या यही फॉर्मूला इधर भी लिखा है क्या? यस सर।
सेम फॉर्मूला देखो, यूनिट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहाँ पे रुपीज़ के लिए चाहिए तो पीवी रेशियो, बस डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर देना ये। ओके दिख रहा है यहाँ पे? यस सर दिख रहा है। ओके एंड लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला एमओएस का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स एंड एमओएस का भी रुपीज़। यूनिट्स में दो फॉर्मूले, एक्चुअल सेल्स यूनिट्स में ले लेना माइनस बीईपी सेल्स यूनिट्स, ऐसे भी आपका फॉर्मूला निकल जाता है ये, और या फिर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये यूनिट का वर्ड है ना, तो वहाँ पे आपको हमेशा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना है। जब भी यूनिट की बात है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये याद रहेगा जब भी आपको यूनिट निकालना है। तो ये या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूले से आप निकालोगे। बट जब बात एमओएस के रुपीज़ की आई तो एक्चुअल सेल्स रुपीज़ ले लेना, टोटल कितना एक्चुअल सेल्स किया आपने अमाउंट में, उसमें से माइनस कर देना बीईपी सेल्स का रुपीज़, ये एक फॉर्मूला होगा। या फिर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, बस खत्म। क्या था फॉर्मूला? कुछ था नहीं, बस इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो जब भी रुपीज़ की बात आएगी तो पीवी रेशियो है, जब भी यूनिट की बात आएगी कंट्रीब्यूशन है, बस बात खत्म खत्म। ए भैया बस इतना ही था। हाँ अब आ जाओ सम पे। पहला क्वेश्चन देखो, बताइए कौन से टाइप का क्वेश्चन है। सर पहले क्वेश्चन में 2 ईयर नहीं दिया, मतलब ये पहला टाइप है। टीवाई बैप 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, मैं हमेशा बताता हूँ ये डब्बा आपको बनाने आना चाहिए। अगर ये डब्बा आपको बनाने आएगा तो आप आराम से सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे, समझ में। अगर डब्बा बनाने नहीं आया तो पूरा का पूरा भैया स्वाहा। चलो देखते हैं फटाफट। चलो देखिए सेलिंग प्राइस, तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के देना है किसमें भैया, अमाउंट में। थोड़ा ध्यान देना, इन रुपीज़ मतलब भैया बीईपी वाला फॉर्मूला लगाना है, और रुपीज़ वाला मतलब ये वाला फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो बनाओ। ओके एंड दूसरा बोला नंबर ऑफ यूनिट मस्ट बी सोल्ड। ध्यान से सुना, नंबर ऑफ यूनिट मस्ट बी सोल्ड। कितने नंबर ऑफ यूनिट हम सोल्ड करेंगे ताकि हम प्रॉफिट 1,60,000 का कमा ले। नंबर ऑफ यूनिट मस्ट बी सोल्ड, ये वाला रिक्वायर्ड सोल्ड, रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट वाला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ में? कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचोगे ताकि आपको 1,60,000 का प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पे 1,60,000 डिजायर्ड प्रॉफिट की जगह पर रखने का और ये वाला फॉर्मूला लगाने का, बस बात खत्म। स्वाहा। डब्बे से भी आता है, बट डब्बे से मार्क्स नहीं मिलेगा ना। समझ में आ गया? चलो तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है सर, सेलिंग प्राइस दिया है 20 रुपया, वो भी पर यूनिट है, तो पर यूनिट के कॉलम में लिख दिया 20 रुपया। ओ यहाँ पे 20 रुपया। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दोनों को ऐड करना, याद रखना ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट है। तो जब दोनों को ऐड करोगे 11 और 3 टोटल मिला के 14 हो जाएगा। इसको बोलते हैं वेरिएबल, इसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो भैया 14 रुपये लिखना है। तो बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया सर? 6 रुपया। समझ में आ गया? कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? 6 रुपया। अब ये दोनों को ऐड कर लेना फिक्स कॉस्ट के लिए, कि ये भी फिक्स कॉस्ट है ये भी फिक्स कॉस्ट है, दोनों ऐड। अमाउंट बताओ कितना हो गया सर? ये 5 2 7 7,92,000 7,92,000 अमाउंट के कॉलम में लिखना है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना। ओके खत्म। तो चलिए सबसे पहला हम लोग को पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। चलो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, दे दिया है 7,92,000 प्लस पीवी रेशियो। ओ जाना पीवी रेशियो मुझे नहीं मालूम, तो पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा बच्चों। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला बोलो। अब मेरे को बताओ अमाउंट दिया है क्या पीवी रेशियो के लिए? नहीं। पर यूनिट वाला कॉलम दिया है ना, तो पीवी रेशियो का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या? देखो इधर सर, पीवी रेशियो का ये वाला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अमाउंट नहीं दिया, अमाउंट दिया रहता तो ये वाला फॉर्मूला, अमाउंट नहीं दिया तो ये वाला फॉर्मूला। समझ में आ गया? अरे दिख नहीं रहा ना? हाँ अमाउंट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर अमाउंट नहीं दिया है पर यूनिट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तुम लोग को नहीं दिख रहा ना, मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, रुक जाओ तुम लोग के लिए एडजस्ट करता हूँ बच्चों। अब दिखना चाहिए शायद से, आई थिंक सो बच्चों लोग को। ओके अब इतना तो दिख ही जाएगा, मैं इतना था, चलो अब दिखेगा, डोंट वरी। ओके चलो ये खत्म। अब बच्चों मुझको बताओ पीवी रेशियो का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? CPU डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100। तो देखिए 6 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 कर दो। ये वर्किंग नोट का पार्ट बनाना आपके लिए। ओके 6 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 सर 30%। तो 30% ऐसे कर दो सर, 7,92,000 डिवाइड बाय 30%। सर ये आ रहा है 26,40,000। चलो
अब ये तो हो गया 26,40,000 हो गया यहाँ पे बच्चों। अब ये रिक्वायर्ड सेल्स वाला देखो, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट बोला हुआ है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपीयू लेना। ओके, मैंने पीवी रेशियो देखा था। ओके, तो चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है, रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट चाहिए, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपीयू ले लेना। तो चलिए फिक्स कॉस्ट कितना है सर, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन था 7,92,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन है 1,60,000 दिया हुआ है, डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन कितना सर 6 रुपया। तो चलिए 7,92,000 प्लस 1,60,000 डिवाइड बाय 6 करते हो तो सर ये आ रहा है 158,66666। ओके, तो सर ये आ रहा है ओके 1,58,667 यूनिट्स। पॉइंट्स में यूनिट्स होते नहीं है तो आप पूरा लिख देना। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, समझ में आ गया। इसको ऐसे ही करना था, कुछ था नहीं क्वेश्चन में। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, राइट, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, देख लो। ओके, इसको कैसे करेंगे वो देख लो। सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या बोला है सर 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, मतलब 3 रुपये का 100% 3 रुपये ही होता है। ये 3 रुपया हो गया, ये 3 रुपया हो गया, ये 4 रुपया। तो मेरे को बताओ ये और ये तीनों को क्या बोलते हैं सर, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तीनों के तीनों वेरिएबल कॉस्ट है, तीनों को ऐड कर दो, 4 3 7 7 3 10, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपया हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया सर 20 रुपया हो गया। चलो कोई बात नहीं, चलो आ जाओ यहाँ पे। सर सेलिंग प्राइस को लिख दो यहाँ पे 20 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपया, कॉन्ट्रीब्यूशन 10 रुपया। चलो हो गया डब्बे में। फिक्स कॉस्ट कितना है सर 50,000, अमाउंट में लिख दो फिक्स कॉस्ट 50,000। मैंने बोला ना डब्बा बनाने आना चाहिए, बात खत्म, बाकी कुछ नहीं है रे भाइयों और बहनों। चलो आ जाओ, सबसे पहले हमको बोला ब्रेक इवन यूनिट बताइए किसमें सर, पॉइंट यूनिट में चाहिए। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ बीईपी, किस में चाहिए बच्चों, यूनिट्स में चाहिए। बताओ यूनिट्स का फॉर्मूला बोलो सर, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट चाहिए रहता है तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेते हैं। फिक्स कॉस्ट कितना है सर 50,000 और यूनिट बोलो सर 10 रुपया, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपया। तो कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल सर, 5,000 यूनिट आ गया। चलो देखो अब कितना इजी है भाई, एकदम चिंदी ये सब। तो चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 4,000 यूनिट। ओके, ये बोल रहा है कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ध्यान देना अमाउंट नहीं बोला, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा अगर हम अपने ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रॉड डाउन कम कर दें 4,000 यूनिट पे ला दे। तो अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अगर 4,000 यूनिट है तो उस पर मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी वो बताना है। ए भैया एकदम सिंपल। ओके, बीईपी का फॉर्मूला लग फिर से, ओहो सर यही फॉर्मूला लगेगा, हाँ बच्चा यही फॉर्मूला लगेगा बीईपी वाला, थोड़ा ध्यान देना। ब्रेक इवन की बात हुई है यहाँ पे, ओके ब्रेक इवन की बात हो रही है, ब्रेक डाउन दिख रहा है यहाँ पे, ब्रेक इवन पॉइंट। बताओ सर फिक्स कॉस्ट, अब बात हो रही है सेलिंग प्राइस की, तो मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता कैसे है सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पे। तो भैया हम भी ऐसे लिख देते हैं ना, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बस ऐसे लिखो, देखो अपने आप आंसर आएगा अभी। तो सर बीईपी कितने करने के लिए बोला सर, 4,000 यूनिट कर दो इसको। क्या फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, हाँ सर फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन था, कितना था सर 50,000। हमको सेलिंग प्राइस तो पूछा है क्या होगा, सेलिंग प्राइस नहीं पता, इसको एज्यूम कर लो एक्स माइनस सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया है 10 रुपया। अब अंधभक्त लोग थोड़ा ध्यान देना, ये वाला 20 रुपया मत ले लेना इधर, यही पूछा है इसलिए हम उसको एक्स ले रहे हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट हमारा 10 रुपये ही लगेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, थोड़ा ध्यान देना। तो ये 10 रुपया, अब क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, यस सर। ओके 4,000 इंटू एक्स माइनस 10, इधर हो जाएगा 50,000, तो ये हो जाएगा 4,000 एक्स माइनस 40,000 इज इक्वल टू 50,000। ये छोटा छोटा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, समझ में आ गया। तो 4,000 एक्स है, ये 40,000 इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4,000 एक्स इज इक्वल टू 90,000 एक्स इज इक्वल टू, एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, 90,000 डिवाइड बाय 4,000, एक बार आप लोग मैच कर लेना। ओके आपके पास अगर आंसर होगा, मेरे पास आंसर नहीं है बट आप लोग मैच कर लेना पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है सर 22.5 रुपीज़। ओके आप लोग मैच कर लेना, आप लोगों के पास आंसर रहेगा, बिकॉज ये मुझे अभी मिला है शाम को, डायरेक्ट सीख पे बना रहा हूँ फटाफट। सीएमए इंटर का लेक्चर लेने के बाद मेरे को ऐसा मिला है, मैं फटाफट बना दे रहा हूँ, आप लोग आंसर मैच कर लेना एक बार बस। चलो ये आंसर हो गया, चलो
नेक्स्ट, हाँ देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड। देखो कितने यूनिट हमें बेचना चाहिए ताकि हम प्रॉफिट कितना कमा ले, 10,000 रुपये। जब भी बात प्रॉफिट और सेल्स की हो ना, हमेशा रिक्वायर्ड सेल्स का ही फॉर्मूला लगाना। प्रॉफिट और सेल्स पूछा रहेगा, तो बच्चों देखो यहाँ पे कितने यूनिट सोल्ड करे, सेल्स पूछा मगर साथ में प्रॉफिट दिया, तो प्रॉफिट और सेल्स का अगर ऐसा कुछ रिलेशन दिया ना तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगाना। बट यहाँ पे यूनिट दिया मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, यहाँ पे यूनिट दिया तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला यूनिट वाला लगाना। अगर अमाउंट बोला होता तो सर पीवी रेशियो वाला। तो चलिए, तो रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट्स वाला है, तो फॉर्मूला क्या होगा सर, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, याद रहेगा। अगर सर यहाँ पे बोला रहता अमाउंट सेल्स में चाहिए रहता तो यहाँ पे रुपीज़ लगाते, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो लिखते, ये याद रखना। बस खत्म, ये मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए अभी। ये भी फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितना है सर, 50,000। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है बच्चों, दिया उन्होंने 10,000 रुपये का। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे प्यारे बच्चों आपने अभी निकाला था, यहाँ पे देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 10 रुपया। चलो 10 रुपया ले लो सर, 60,000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 6,000। अगर मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना है तो मुझे 6,000 यूनिट बेचना पड़ेगा। हो गया खत्म। सर ये 10 नंबर का सम था, अरे इतना चिंदी सम। मेरे प्यारे बच्चों इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दे रहा हूँ कैसा है। ये 3 नंबर का था, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, ऐसा कुछ है, समझा, ऐसा कुछ है, ये याद रखना। चलो फिर से एक होमवर्क, ओके ओके, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा तुम लोग को। चलो ये तुम लोग करो, अप्रैल 25 में डिक्टो सेम क्वेश्चन आया, डिक्टो डिक्टो सेम, ये ले देख ले एक बार, कर लेना भाई और बहनों, मैं ताकि तुम लोग को डब्बा बना के दे देता हूँ। चलो 1 2 एंड 3, इन तीनों को बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो कितना है, 6 4 10, और ये क्या बोला है, वेरिएबल लेबर कितना ले लेना, डायरेक्ट लेबर का 50%। तो ये कितना है सर, लेबर 4 रुपया, 4 रुपये का 50% 2 रुपया होता है, तो 2 रुपया ये, तो 6 4 10 2 12, 12 रुपये आपकी वेरिएबल कॉस्ट, समझा। ये मैं डब्बा बना के दे देता हूँ, 12 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस कितना है सर, 24 रुपया, तो बच्चों ये कितना आ गया सर, 12 रुपया। फिक्स ओवरहेड कितना है सर, 75,000 रुपया। अब निकाल लो तुम लोग, ये निकाल लेना, ये निकाल लेना, ये निकाल लेना, सेम डिक्टो इसके जैसा ही निकालना है, डिक्टो सेम क्वेश्चन है, खाली अमाउंट चेंज है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कर लेना बच्चों। आ जाइए अप्रैल, ये वाला तो खतरनाक है मेरी जान। ओके, ये भी क्वेश्चन तुम लोग को डाल दिए क्या, ये सब सीएमए के क्वेश्चन है, समझा, सीएमए को पढ़ाते वो सब क्वेश्चन दिया है भैया अप्रैल 25 में, ये भी डाल दिया था क्या। चलो कोई नहीं, चिंतिए कर लेंगे। ओके, इन अ कंपनी रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 75%। ओके, पहला डब्बे से बताता हूँ, देखो क्या बोल रहे हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट होता है, ये याद रहेगा। उसने क्या बोला, वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो सेल्स का रेशियो कितना, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना सर, 75% है सेल्स का, मतलब ये 75% है, तो सेल्स हमेशा 100% होता है, तो बताओ कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा सर, 25% रहेगा, मतलब पीवी रेशियो कितना रहेगा, 25% रहेगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है यही है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है सर, 75%, किसका, सेल्स का, तो कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 25% ही रहेगा, और कंट्रीब्यूशन का दूसरा नाम पीवी रेशियो। अगर इसको परसेंटेज में शो करूँ तो ये कितना हो गया, पीवी रेशियो कहलाता है। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पीवी रेशियो का फॉर्मूला इज इक्वल टू, ये भी है फॉर्मूला, थोड़ा याद रखना, आप टेक्स्ट बुक में देख लेना, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना, 75%, उसको हम बोलते हैं 0.75, तो कितना आ जाएगा सर, पीवी रेशियो 0.25, तो इसको मैं और करके 25% बोल सकता हूँ, तो मैंने वही लिखा है, देखो यहाँ पर डायरेक्ट 25%, ये हो गया आपका। ये क्या सबको समझ में आ गया, बोलो हाँ सर, सबको समझ में आ गया, आ गया, आ गया, दिल चुराने मैं आ गया। चलो आ जाओ आगे। फिक्स कॉस्ट कितना दिया है सर, 2 लाख रुपया दिया हुआ है। अब बोला सेल्स एट बीईपी, ओके, हम लोग को सबसे पहले बोला सेल्स एट बीईपी निकालो, तो चलिए भाई निकाल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। ये सेल्स एट बीईपी का मतलब बीईपी सेल्स पूछा, थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो अंधभक्त लोग तुम लोग कुछ भी कर लेगा भाई। हमको बीईपी सेल्स पूछा है, चलो बीईपी सेल्स निकालते हैं रुपीज़ में, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। बताओ फिक्स कॉस्ट कितना क्वेश्चन में, 2 लाख, पीवी रेशियो तुमने निकाला अभी 25%, ये इसको ऊपर रख देता हूँ ताकि तुम लोग को समझाने के लिए काम आ जाए। ओके, कैलसी 2 लाख डिवाइड बाय 25%, सर बीईपी सेल्स आ गया रुपीज़ 8 लाख,
थोड़ा ध्यान देना, ये रुपीज़ का साइन डालना बहुत ज़रूरी है, जब आप आउट ऑफ लाओगे कट जाएगा मार्क्स। चलो नेक्स्ट है टोटल सेल्स कैपेसिटी पूछ रहा है, टोटल सेल्स कैपेसिटी। ओके ओके, टोटल सेल्स कैपेसिटी चलो निकालते, कैसे निकालते हैं। और यहाँ पे एक लाइन उन्होंने बोली थी, ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 80% है सेल्स का। ओके आ गया, इसी से ये आ जाएगा। चलो देखते हैं, मतलब भैया ये वाली लाइन से ये वाला आ जाएगा। उसने क्या बोला, थोड़ा ध्यान देना, बोला कि बीईपी सेल्स जो है वो 80% है सेल्स का, समझा। तो बीईपी सेल्स अब भी हमने निकाला 8 लाख रुपया है, 80% को हम 80% इंटू सेल्स लिखते हैं। यस और नो मेरी जान, बोलो हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे को एक बात बताओ, ये 80% उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो सर 8 लाख डिवाइड बाय 80% इज इक्वल टू सेल्स। आ गया सेल्स का भी अमाउंट, हमको सेल्स ही पूछा है ना। टोटल सेल्स कितना होगा, टोटल सेल्स की कैपेसिटी बताओ कितना है, हो गया, देखा, इसको बोलते हैं दिमाग। तो सर कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 80% कर लो, 10 लाख रुपया। समझा, पढ़ाने का मज़ा तो तभी आता है मेरी जान जब पढ़ने वाले आप जैसे लोग हो। चलो ये कंप्लीट बच्चों, हमने 2 कंप्लीट कर लिया, ये और ये कंप्लीट कर लिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एट अ 60% सेल्स कैपेसिटी। थोड़ा ध्यान देना, बात प्रॉफिट और सेल्स की हो रही है, रिक्वायर्ड सेल्स का ही फॉर्मूला लगेगा इधर भी और इधर भी, थोड़ा ध्यान देना, इधर भी रिक्वायर्ड सेल्स, इधर भी रिक्वायर्ड सेल्स। चलो देखते हैं, दोनों जगह पे प्रॉफिट एंड सेल्स की कंपेरिजन हो रही है। तो चलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड सेल्स, ओके, रुपीज़ का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। थोड़ा ध्यान देना, क्या बोला है, प्रॉफिट क्या होगा अगर हम अपने सेल्स का 60% कैपेसिटी पे काम करें। सेल्स कितना है सर, 10 लाख रुपए है, तो इसका 60%, तो सर सेल्स 10 लाख रुपए का 60% इज इक्वल टू 60% पे काम कर रहे हैं। तो सेल्स, टोटल सेल्स कितना है 10 लाख, उसका 60%, बताओ कितना हो जाएगा। और फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है सर, फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए है। डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं पता, यही तो निकालना है, प्रॉफिट क्या होगा। पीवी रेशियो आपको पता है 25%, तो सर 10 लाख का 60% होता है 6 लाख रुपया। यस और नो रे गाइस, 6 लाख रुपया। ये 25% इधर डिवाइड है, उस साइड जाएगा तो इंटू हो जाएगा। चलो इधर इंटू करो 25%, इधर बचा क्या सर 2 लाख प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 6 लाख का 25%, तो मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपया आई थिंक सो होना चाहिए। 6 लाख इंटू 25%, हाँ 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया इज इक्वल टू 2 लाख रुपया प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। तो ये 2 लाख उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब निगेटिव में आ रहा है, मतलब -50,000 रुपया इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट। तो माइनस में तो होता नहीं, इसके लिए हम लोग इसको बोलेंगे लॉस इज इक्वल टू ₹50,000। ये याद रहेगा सबको बच्चों, यहाँ पे आपको लॉस होगा। अगर कंपनी अपने 60% सेल्स पे करती है तो उससे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा बच्चों। समझ में आ गया। अब ये वाले में तो लॉस हो गया बच्चे, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ पे दिखते 75% वाला भी। अब उसके बाद मैं बताऊँगा, ध्यान से सुनना, अब इसके पीछे का लॉजिक भी बताऊँगा मैं अभी तुम लोग को। चलो सेम फॉर्मूला ले लो ये वाला, यहाँ पे भी कुछ है ना, इधर से कॉपी करने का, इधर पेस्ट करने का। ये 75% पे पूछा सेल्स का, तो चलिए यहाँ पे 10 लाख रुपया, उसका 75%। फिक्स कॉस्ट कितना है सर, 2 लाख रुपया प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं पता, ये निकालना है। पीवी रेशियो है 25%, तो सर ये हो जाएगा 75 लाख रुपीज़ से, सॉरी 7,50,000। ये इंटू 25% इधर ले लेना, इधर बचा क्या सर 2 लाख रुपीज़ प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। यस और नो सर, 7,50,000 का 25%, सर 1,87,500। ये 2 लाख इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू डिजायर प्रॉफिट। सर यहाँ पे भी -12,500 देखने को मिल रहा है डिजायर्ड प्रॉफिट, तो यहाँ पे भी आपको देयरफॉर लॉस ही हो रहा है, यहाँ पे भी ₹12,500 का। सर दोनों में लॉस क्यों हो रहा है, थोड़ा देखो ना, लॉजिक लगाओ ना। आपका बीईपी कितने % पे कैपेसिटी पे हो रहा है, 80, तो 80% जब आप जाओगे तब जाके आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा।
अब दोनों केस में 80 से कम हो, तो 80 से कम हो तो लॉस ही होगा ना मेरी जान। इधर ही पता चल जाना चाहिए था आपको, देखते ही यहाँ पे लॉस होने वाला है। मैंने करके दे दिया, ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, ये सेम आपको आ गया है ओके अप्रैल 2025 में। ओके तो ऑलरेडी ये सब चिंदी सम है, डोंट वरी बच्चों, आपको ऐसे ही करना है। ओके मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए नया रहेगा, आप लोगों में था भी नहीं ये, तो ऐसे ही करना होता है ये। चलो ये सब मैंने एग्ज़ाम का करवा दिया, ये अप्रैल 25 का हो गया, ये अप्रैल 25 का ये भी है, ये अप्रैल 24 का करवा दिया। अप्रैल 23 में शायद से मेरे ख्याल से वो फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन आया था, तो वो अभी आएगा नीचे, वो करवा देता हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। हाँ ये क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी है बच्चों आप लोगों के लिए। ओके ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान देना। ये क्वेश्चन देखिए, इसको करके जाना, क्या भरोसा डाल दिया ऐसा क्वेश्चन तो क्या करोगे फिर। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन, एस लिमिटेड फर्निसेस यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द हाफ ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2003। थोड़ा ध्यान देना ये वर्ड के ऊपर, यही चीज़ होता है भाई, जब कोई सीए में सीए करता है ना बच्चे, उसके ऊपर ये सब वर्ड के ऊपर फोकस करना पड़ता है हम लोग को। हाफ ईयर दिया हुआ है, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन दी है सिर्फ हाफ ईयर के दिए, 6 महीने का है। तो भैया फिक्स्ड एक्सपेंसेस 6 महीने का 50,000 है, सेल्स वैल्यू 6 महीने में 2 लाख रुपये कर रहा है, प्रॉफिट 6 महीने का 50,000 है। बोल रहा है ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ईयर सेम, दिख रहा है, ऑफ द सेम ईयर ऑफ द कंपनी ही हैज़ प्रोजेक्टेड अ लॉस ऑफ ₹10,000। सेकेंड हाफ ईयर में इसको लॉस हो गया 10,000 रुपये का। तो पहले हाफ का बना लेते हैं ना जो चीज़ें गिवन है। सर फिक्स्ड एक्सपेंसेस पहले हाफ का दिया 50,000, ये हो गया 50,000। सेल वैल्यू कितना है बच्चों, 2 लाख रुपया। प्रॉफिट कितने का है सर यहाँ पे, देखो ये पहला डब्बा बन के रेडी हो गया, चाहिए तो ये 1 लाख रुपया हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाओगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 1 लाख रुपया, है ना। ये देखो ना इन दोनों को देखो, ये ऊपर से नीचे आते टाइम ये लेस हुआ है, तो नीचे से फिक्स कॉस्ट को ऐड कर देना तो ये मिल जाएगा। जब ये 1 लाख रुपया है तो बताओ इधर कितना रहेगा, बैलेंसिंग फिगर 1 लाख रुपये ही रहेगा। तो ये छोटा छोटा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि आपने 11-12 में किया रहेगा तभी यहाँ तक पहुँचे हो। तो नीचे से ऊपर जाओगे तो इसको ऐड कर देना, ये 1 लाख रुपये आ गया। अगर ये 2 लाख है तो ये 1 लाख है, तो बताओ यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना रहेगा, 1 लाख रुपये रहेगा, क्यों 2 लाख में से 1 लाख गया तभी तो 1 लाख आया रहेगा। अब नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है कि सर नेक्स्ट वाले हाफ में इधर लॉस हो गया। ओके इधर लॉस है 10,000 रुपये का, क्या बच्चों यहाँ पे 10,000 का लॉस है। तो बताओ अगर 6 महीने की फिक्स कॉस्ट इतनी है तो बाकी के 6 महीने की भी तो फिक्स कॉस्ट 50,000 रुपये ही रहेगी, यस और नो। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना रहा होगा सर, ये 40,000 रुपये रहा होगा, तभी तो 40,000 में से 50,000 गया, तभी तो 10,000 का लॉस हुआ। तो ये बच्चा डब्बे का खेल है, डब्बा बनाने आना चाहिए आपको। ओके ये डब्बा बनाने आएगा तो आपको आ जाएगा। अब आगे क्या बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनो। ओके द पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द 6 मंथ एंडिंग 30 सितंबर 2003, हमको ये निकाल के देने का है। ओके तो चलिए, मतलब कि ये वाले का हमको पीवी रेशियो निकाल के दो, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के दो, ये पहले 6 महीने का। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का है सर, 1 लाख, तो सेल्स कितने का सर 2 लाख। तो लिखो यहाँ पे 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, सर कितना आ जाएगा सर 50%। पहला पॉइंट खत्म, ये वाला ये निकाल लिया आपने पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट क्या फिक्स कॉस्ट गिवन है सर, हाँ फिक्स कॉस्ट गिवन है 50,000 डिवाइड बाय 50%, पीवी रेशियो भी गिवन है 50,000 डिवाइड बाय 50% करते हो तो सर 1 लाख आएगा। तो यहाँ पे बीईपी आ गया ₹1 लाख। चलिए फर्स्ट वाले का क्या निकाल के देना है अभी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो बताओ फर्स्ट वाले का एक्चुअल सेल्स कितना है सर, 2 लाख रुपया। तो हमको पता है एक्चुअल सेल्स है 2 लाख रुपया, लिख दो यहाँ पे माइनस सर बीईपी सेल्स बताओ ना सर, अब भी तो निकाला बीईपी सेल्स, देखो ना 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपये यहाँ से माइनस कर दो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है सर, 1 लाख रुपया। समझ में आया, खत्म, पहले हाफ का खत्म, ई वाला खत्म। नेक्स्ट बोल रहा है एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम बताइए क्या होगा सेकेंड हाफ ईयर में, मतलब कि पूछ रहा है कि बताइए ये सेकेंड ईयर में ये कितना होगा, हमको वो पूछ रहा है। एज्यूमिंग दैट सेलिंग प्राइस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन अनचेंज, बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस और ये दोनों क्या है, अनचेंज है। तो कोई बात नहीं भैया, हमारा फिक्स कॉस्ट जो होती है वो तो चेंज होगी ही नहीं ना, पहले 6 महीने की 50,000 तो नेक्स्ट 6 महीने की भी 85,000 होगी, तो इसलिए तो मैं पहले से लिख के रखा था। अब देखिए बच्चों, जब भी मेरे को सेल्स की बात पूछ रहा है ओके, और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट भी दिया था, देखो लॉस भी दिया था, तो सेम रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगाने का,
समझ में, हमको सेल्स की बात कर रहा है ना, सेल्स की बात कर रहा है और प्रॉफिट भी गिवन है। देखो यहाँ पे प्रॉफिट भी दिया हुआ है, मतलब ये लॉस दिया हुआ है, चाहे लॉस दो चाहे प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे या फिर माइनस कर देंगे। तो सेम यही फॉर्मूला लगने वाला है, थोड़ा ध्यान देना। ओके, तो देखिए फिक्स कॉस्ट कितना है सर, 50,000। बट बच्चों देखिए यहाँ पे डिजायर्ड प्रॉफिट की जगह पे लॉस हुआ है, कितने का सर, 10,000, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। क्या पीवी रेशो आपको पता है सर? अब सब बच्चों के माइंड में आएगा, सर इधर का पीवी रेशो कितना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला पीवी रेशो मेरे को बताओ ना कितना है सर, ये 50% है, राइट? क्यों, अभी आपने निकाला था ना 50%, देखो ये पीवी रेशो। तो बच्चा ये फर्स्ट हाफ में अगर ये 50% तो सेकंड हाफ में भी ये 50% रहेगा। इधर ही देखते देखते आप इसको बताओ 100% कितना रहेगा सर, ये रहेगा 80,000 रुपया। तो सेकंड हाफ ईयर का सेल्स आपका 80,000 है, ये देखते ही पता चल गया। अभी देखो यहाँ निकालोगे तुम लोग, वही आएगा। ओके, तो पीवी रेशो कितना सर, 50%। तो बताओ कितना आएगा सर, 40,000 रुपया डिवाइड बाई 50%, मुझे बताओ कितना आ गया सर, आ गया ना 80,000 रुपया। तो सेकेंड हाफ ईयर का ये 80,000 रुपया है। ओके, आपका सेकेंड हाफ ईयर का सेल्स पता चल गया बच्चों। ये इसको ऐसे करना था, तो ये हो जाएगा 40,000, हो गया 40,000, खत्म। क्या ये बात सबको समझ में आया? बोलो हाँ सर। अब हमने ये वाला भी कर लिया। तो बच्चों हमेशा याद रखना, आपको पूछा क्या था, एक्सपेक्टेड सेल्स बताइए क्या होगा सेकेंड हाफ ईयर में, एज्यूमिंग सेलिंग प्राइस एंड फिक्स एक्सपेंसेस रिमेन चेंज, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो फिक्स एक्सपेंसेस हमने वही लिखा है 50,000, ये चेंज नहीं किया। तो अब मेरे को बताओ सर, फॉर्मूले में तो पीवी रेशो कौन सा लेंगे सर, जब ये फर्स्ट आपका पीवी रेशो 50% है तो सेकंड आपका भी पीवी रेशो 50% ही होगा, ये याद रखना। क्यों, सेल्स चेंज करने के लिए नहीं बोला, सेलिंग प्राइस में कोई चेंजेस नहीं। तो जब सेलिंग प्राइस में चेंजेस नहीं होगा तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट हाफ में जो प्राइस होगा पीवी रेशो वही सेकंड में भी होगा, ये याद रखना। नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताना होल ईयर का। चलो होल ईयर का पूछा है, तो होल ईयर का मतलब टोटल, तो इन दोनों को पहला टोटल कर लो सर। टोटल अगर आप करते हो तो ये हो गया 2,80,000 रुपया, ये हो गया 1,40,000 रुपया, ये हो गया 1,40,000 रुपया, ये हो गया 1,00,000 रुपया, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया 40,000 रुपये का, ये याद रहेगा। तो चलिए होल ईयर का बात कर रहा हूँ, होल ईयर मतलब टोटल, ये वाले कॉलम की बात हो रही है। तो ब्रेक इवन पॉइंट सर, फिक्स कॉस्ट कितना है सर, 1,00,000 रुपया। पीवी रेशो क्या रहेगा सर, 50% रहेगा, चाहे इधर 50%, इधर भी 50%, इधर भी 50%। अगर नहीं चाहिए देखना है तो 1,40,000 और ये 2,80,000 है। देखो 2,80,000 का आधा ही है ना, तो ये 50% ही तो है। तो मेरे प्यारे बच्चों फिक्स कॉस्ट कितना है बोलो सर, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 1,00,000 रुपया हो गया होल ईयर का। होल ईयर की बात हुआ तो टोटल वाला कॉलम लेना, डिवाइड बाय पीवी रेशो कितना सर, 50%। तो बताओ सर कितना आएगा सर यहाँ पे, सर यहाँ पे हो जाएगा 2,00,000 रुपया। चलो नेक्स्ट, एमओएस पूछा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा होल ईयर का। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए, होल ईयर का एक्चुअल सेल्स कितना है सर, होल ईयर का एक्चुअल सेल्स 2,80,000 है, माइनस बीईपी सेल्स होल ईयर का 2,00,000 रुपया, अब भी निकाला आपने। तो सर ₹80,000। सर इसी के साथ पहला टाइप खत्म। नहीं, एक और क्वेश्चन है, ये रहा पहले टाइप का एक क्वेश्चन, मैंने ये करवा दिया। ये भी एक क्वेश्चन थोड़ा सा जाएगा आप लोगों को टीवाई बीकॉम में टफ, बट अगर आपने प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, डोंट वरी। समझ में आए, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही हैंडल करना है। ओके, फर्स्ट हाफ बनाओ, सेकंड हाफ बनाओ, ये पूरा कॉलम दिया था, ये कॉलम में 10,000 पहले लिख दो, ये लिख दो, ये 40,000 आ जाएगा। ओके, तो ये 50% को डिनोट कर रहा है, तो ये 100% 80,000 आ जाएगा, इसका आधा ये। तो सेम रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगाओ, बीईपी का फॉर्मूला लगाओ होल ईयर के लिए, ऐसा डब्बा बना के सॉल्व कर दो, बात खत्म। समझ में आ गया? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए करते हैं। ओके, एक लेक्चर और लूँगा जिसमें आप लोगों को वो खत्म कर दूंगा, सेकंड टाइप, ये पहला टाइप, ये सेकंड टाइप का सब क्वेश्चन करवा। टीवाई बीकॉम अक्टूबर 2010, टीवाई ओके, टीवाई बीएम में आ रहा है, ये मई 2018 में है। बीएमएस का क्वेश्चन है ये शायद से, टीवाई बीएमएस। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो चीज़ें दी थी, एक है जी लिमिटेड और एक है डी लिमिटेड। मैंने जी लिमिटेड और डी लिमिटेड का लिख दिया, सेल्स लिख दिया उनका, उनकी वेरिएबल कॉस्ट लिख दी, उनका प्रॉफिट लिख दिया। तो चलिए कंट्रीब्यूशन कितना आएगा सर, 11 लाख माइनस सर 2,20,000। चलो यहाँ बताओ सर, 14 लाख माइनस 10,50,000 सर 3,50,000। सर फिक्स कॉस्ट की बात करें 1,00,000, यहाँ पे 1,50,000, दोनों अलग अलग कंपनी है, थोड़ा ध्यान देना। अब हमको सबसे पहले क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान देना बच्चों।
हमको बोला है पीवी रेशियो निकाल के दो यहाँ पे दोनों कंपनी का, बोथ कंपनी का, तो जी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड। बताओ जी लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन कितना है सर? जी लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन है 2,20,000। सेल्स कितना है सर? 11 लाख इंटू 100, बताओ कितना आएगा? ओके 2,20,000 डिवाइड बाय 11 लाख इंटू 100 सर 20% आ रहा है। ओके उसके बाद डी लिमिटेड का देखते हैं। चलो डी लिमिटेड का देखो बच्चों कितना है सर? ये है 14 लाख, ये यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है 3,50,000 और सर ये है 14 लाख इंटू 100। इंटू 100 सर 25%। बच्चों पीवी रेशियो दोनों कंपनी का हमने निकाल दिया। क्या ये बात सबको समझा? पीवी रेशियो निकल गया। फिक्स कॉस्ट निकालना है दोनों कंपनी के, ये देख निकाल के रख दिया डब्बा बना दिया, निकाल के रख दिया, डायरेक्ट लिख दो 1 लाख रुपया, 1,50,000 रुपये निकाल के रख दिया। चलो नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट दोनों कंपनी का पूछा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो निकालना। पहले जी लिमिटेड का निकालो, फिक्स कॉस्ट कितनी है जी लिमिटेड की? सर देखिए यहाँ से देख लो ना, 1 लाख रुपये, और जी लिमिटेड का पीवी रेशियो देख लो कितना सर? 20%। तो चलो 1 लाख डिवाइड बाय 20% सर 5 लाख रुपया। चलो डी लिमिटेड का निकालना, डी लिमिटेड का कितना सर? 1,50,000 रुपया, ये डिवाइड बाय कितना सर? 25%। तो मेरे ख्याल से ये 6 लाख रुपया होना चाहिए। 1 लाख डिवाइड बाय 25%, हाँ 6 लाख रुपया। चलो ये हो गया अपना ख़त्म। नेक्स्ट बच्चों क्या पूछा है? सेल्स पूछा है टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹2,10,000 बाय ईच कंपनी। ध्यान से सुनना, हमको पूछा सेल्स बताओ क्या होगा अगर दोनों कंपनी प्रॉफिट 2,10,000 कमा रही है, तो कोई बात नहीं, रिक्वायर्ड सेल्स, सेल्स और प्रॉफिट की बात हो रही है तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला। ओके सेल्स की बात हो रही है। फिक्स कॉस्ट बताइए सर, जी लिमिटेड का कितना है पहले? सर जी लिमिटेड का फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपया। कितना प्रॉफिट कमा रहा है सर? बोला सर 2,10,000 रुपया। और जी लिमिटेड की पीवी रेशियो बताओ कितना है सर? 20%। फटाक से इधर ही करके दे देता हूँ, 2,10,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 20%, 15,50,000। ये बात सबको समझ में आ गया? ओके चलो डी लिमिटेड का देख लेते हैं। डी लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट है 1,50,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, यहाँ पे भी 2,10,000 लेंगे क्योंकि दोनों ईच कंपनी का बोला है, और इसका पीवी रेशियो है 25%। 1,50,000 प्लस 2,10,000 डिवाइड बाय 25%, बच्चों ये आ रहा है 14,40,000 हो गया। अब बोला है एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो सिर्फ, और डी लिमिटेड का निकालना है। तो डी लिमिटेड मतलब ये वाली लिमिटेड का, डी लिमिटेड का निकालना है। बताओ डी लिमिटेड का एक्चुअल सेल्स कितने हैं बच्चों? डी लिमिटेड का एक्चुअल सेल्स है 14 लाख रुपया, और बीईपी सेल्स कितने हैं बच्चों? बीईपी सेल्स है यहाँ पे देखो डी लिमिटेड का 6 लाख रुपया, तो सर ये आ गया 8 लाख रुपया। सर ये हो गया अपना आंसर खत्म। सो फर्स्ट टाइप, जो सेकंड टाइप है उसको मैंने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट करवा लिया, ये लो। ओके नेक्स्ट लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों मेरे ख्याल से आधे घंटे का वीडियो बनेगा जिसमें मैं सेकंड टाइप भी करवा दूंगा। मोस्टली सेकंड टाइप भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जैसे कि 2 ईयर वाले, ये वाले करवा दूंगा। इसके साथ बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों का ऑब्जेक्टिव्स भी करवा दूंगा। चाहिए तो अगर मैं 2-3 मिनट लूँ तो आपका ऑब्जेक्टिव्स अभी कंप्लीट करवा देता। चलो ऑब्जेक्टिव्स अभी क्या अभी कंप्लीट कर लेंगे, बाद में का झंझट पालने का ही नहीं है भाई। ओके झंझट पालने का नहीं है, चलो फटाफट करवा देता हूँ। चलो ओके ऑब्जेक्टिव्स ले लो। पहले क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन अप्रैल 2023 का, देख लो फटाक से। इफ़ सेल्स 5 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख है, पीवी रेशियो क्या होगा? तो बच्चों देखो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ये सारी चीज़ों को ना करने की ज़रूरत नहीं है। ओके याद रहेगा, अब कैलकुलेटर है ना, तो 5 लाख रुपए का सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए। तो 5 लाख में से 2 लाख माइनस करो, 3 लाख रुपए आ गया। 3 लाख डिवाइड बाय पीवी रेशियो पूछा है तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 3 लाख रुपया, उसमें से 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख कर दो इंटू 100। सर 60% आपका आंसर है क्या ऑप्शन में? 60%। सर ये आपका आंसर पहला वाला। हाँ ये देखो, इन अ मार्जिनल कॉस्टिंग सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा तो बताइए क्या होगा, किसको फ़र्क पड़ने वाला है? तो मैंने अब भी बताया सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा, तो तुम लोग को मैंने यहाँ पे दिखाया था, किधर गया? अरे बाबा किधर गया?
सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा तो पीवी रेशियो बढ़ेगा, बीईपी कम होगा और एमओएस बढ़ेगा। तो बीईपी कम होगा, एमओएस बढ़ेगा, पीवी रेशियो बढ़ेगा, मतलब पीवी रेशियो और एमओएस बढ़ेगा और बच्चों बीईपी खाली कम होगा। तो चलो ऐसा ऑप्शन है क्या, देखते हैं। अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा, देखो लोअर द बीईपी, बीईपी कम होगा। सामने आंसर है यार, खत्म, ये लो तुम्हारे सामने हो गया। चलिए अब देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बोला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द एक्सेस ऑफ ब्रेक इवन सेल्स ओवर द एक्चुअल सेल्स। नो 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 नो, एक्चुअल सेल्स ओवर द, यहाँ पे एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स होगा। ये गलत है बच्चा, ये फॉल्स है, गलत, फॉल्स। समझ में आ गया? जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, ये गलत है। चलो हाँ, angle of incidence is in angle between the total sales line and total cost line drawn in the break even chart। अब भी हमने पढ़ा था angle of incidence, यस सर, ट्रू है ये, अब भी हमने पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो, मैंने जब तुम लोग को थ्योरी पढ़ाया था, किधर गया, अरे बच्चों को थ्योरी पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था यार, किधर, ये देखो इधर, क्या है, इंटरसेक्ट करता है टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट पे एट ब्रेक इवन पॉइंट पे, इसे बोले होते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। हो कुछ बाहर से नहीं है रे बच्चा, इसी में से पूरा का पूरा, इसी में से, चल फटाफट कर लेंगे। चलो ये हो गया, ऑब्जेक्टिव्स भी करवा रहा हूँ तुम लोग का। चलो ख़त्म, ये एक पेपर ख़त्म। चलो आ जाओ दूसरे पेपर में। मार्जिनल कॉस्टिंग इज मेनली कंसिडर, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कौन सी कॉस्ट लेते हैं? ओहो सर, अभी तो सिखाया था वेरिएबल कॉस्ट, समझा, ले बाहर से कुछ नहीं है। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू भैया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। पहला वाला ऑप्शन तो नहीं है भाई, इसको कट कर रहे भाई, इसको कट कर, ये नहीं रहेगा। फिक्स कॉस्ट में से माइनस प्रॉफिट करोगे, नहीं ऊपर जाएंगे तो ऐड करेंगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बचाइए, ये सही है। सेल्स इंटू पीवी रेशियो करके देख लेना, आ जाएगा। अ कंपनी हैज़ अ सेल्स ऑफ ₹4,00,000, पीवी रेशियो 20% है, फिक्स कॉस्ट 30,000 रुपये है, तो प्रॉफिट कितना होगा बोल रहा है। रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगाओ, फटाफट रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगाओ और आंसर को सॉल्व करो बच्चों। समझा, प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है, सेल्स दिया हुआ है। देखो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लस डीपी डिवाइड बाय पीवी रेशियो, रिक्वायर्ड सेल्स है 4,00,000 रुपये, इधर लिख दो। फिक्स कॉस्ट है 30,000 रुपया, डीपी नहीं पता है, डिजायर्ड प्रॉफिट, पीवी रेशियो पता है 20%। समझ में आ गया क्या? ओके, तो 4,00,000 को उधर लेके जो, चाहे 20% को उस साइड लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4,00,000 इंटू 20%, 80,000 आ रहा है, माइनस ये उस साइड जाएगा 30,000। सर डिजायर्ड प्रॉफिट 50,000 आ रहा है, कोई ऑप्शन में है क्या 50,000 रुपया? हाँ सर ये है। देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इज द सम ऑफ सम, देखो कंट्रीब्यूशन इज द सम टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यस, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को नीचे से जब ऐड करते तो कंट्रीब्यूशन पे पहुंच जाते, ये ट्रू है, ये ट्रू, ये ट्रू ट्रू ट्रू। सेलिंग प्राइस रिडक्शन रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ पीवी रेशियो। ओके ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस के कम होने से पीवी रेशियो कम होता है क्या? चलो इधर देखो, मैंने अभी ये डब्बे में, सेलिंग प्राइस के कम होने से पीवी रेशियो कम होता है। यस सर सही है ये, देखा, इसलिए काम आता है डब्बा, याद रखना, एग्जाम में याद करके जाना वो। एट नो प्रॉफिट नो लॉस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। यस ट्रू। ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस में कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है, इसलिए तो जीरो प्रॉफिट होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। चलो ये भी हो गया, ये पीवी रेशियो का भी मैंने कर लिया, ये पेपर भी मैंने कंप्लीट करवा दिया, ये भी ये भी ये भी ये भी। आ जाओ इधर। ओके देखो, डिक्रीज इन सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस के डिक्रीज होने से, ओके, डज नॉट इफेक्ट द ब्रेक इवन पॉइंट। नहीं बच्चा, ब्रेक इवन पॉइंट को इफेक्ट हो रहा है, बढ़ रहा है। लोअर द ब्रेक इवन पॉइंट, नो बच्चा, ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ रहा है, लोअर भी नहीं होगा। नेट प्रॉफिट पे तो कोई असर ही नहीं होगा, ये होगा इंक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट। ओके समझ में आया। सेलिंग प्राइस के कम होने से आपका बीईपी क्या होता है, बढ़ रहा है। देखो इधर बीईपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। ओके, तो बच्चा इसका आंसर होगा डी वाला। समझा? ये वाला क्वेश्चन देखो, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज, फिक्स कॉस्ट डिक्रीज कब होता है? ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज दिख रहा है, फिक्स कॉस्ट 5 रुपये से 2.5 रुपया कब हुआ? जब आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। दिखा यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। तो बताइए, प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगा, यस और नो? मैं प्रैक्टिकल के साथ तुम्हारा कर रहा हूँ यहाँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज रिफर्स टू द,
एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स, पहला ही पॉइंट सही है, यही सही है भैया। ओके, अ कंपनी हैज़ अ सेल्स 2 लाख रुपीज़, ये 15,000 रुपये, चलो इसको भी कर लेते हैं फटाक से। ओके, प्रॉफिट की बात हो रही है और सेल्स दिया हुआ है, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगाओ, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगाओ, 2 लाख, 20% उस साइड लेके जाओ, 2 लाख इंटू 20%, 40,000 माइनस 15,000, सर 25,000 रुपया, ये ऑप्शन राइट है, कर लेना आप लोग। रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगाना, कर लेना। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है बताओ सर? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, समझ में आ गया? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, खत्म। ट्रू एंड फॉल्स में देखो इधर। ओके, यहाँ पे दिया है क्या? नहीं बच्चा, यहाँ पे तो नहीं है। हाँ, एक्ट नहीं, कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑलोकेशन, नहीं यहाँ पे तो नहीं दिया है। कॉस्ट वेरिएंस दिया है, नहीं ये उसका है ही नहीं, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो इधर दिया है। मार्जिनल कॉस्ट इज़ द फिक्स कॉस्ट, फॉल्स। मार्जिनल कॉस्ट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट, हमने बात किया था बच्चों, ये फॉल्स है। ये लो, पूरा खत्म 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 खत्म। मैंने 3 साल के पेपर को भी क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में ना बच्चों, ये इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं ये वाले, चाहिए तो ये भी करवा देता हूँ, फटफट करवा देता हूँ। चलो, जो इस चैप्टर के खाली है, पास्ट ईयर में आए हुए। मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, थोड़ा ध्यान देना, ये लिख लेना तुम लोग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग पढ़े थे हम लोग ने। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी बराबर है सेल्स इंटू पीवी रेशियो भी बराबर, ऑल ऑफ दी अबव, ये रहेगा। ओके, नीचे से जाओगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करोगे तो भी कंट्रीब्यूशन आता है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो करोगे तो भी पीवी रेशियो ये कंट्रीब्यूशन आता है, एंड ऑल ऑफ दी अबव राइट रहेगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है फिक्स कॉस्ट के, समझा? तभी तो हम लोग को 0 प्रॉफिट होता है। कंपनी, ये वाला तुम लोग मेरे को बताएंगे आंसर इसका, शायद से 50,000 रुपये हम लोग ने किया था ना। ओके, 40,000 का सेल्स है, डिवाइड बाई ये तो 20%, 40,000 का, चाहे सॉरी 4 लाख है। ओके, 4 लाख इंटू 20%, 80,000 आ गया, माइनस 30,000, सर 50,000 आपका ये होगा, इसका आंसर 50,000 रहेगा। रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगा देना आप लोग। ब्रेक इवन पॉइंट, द कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। When selling price decreases, break even point. Oh, selling price decreases, break even point. Okay, selling price decreases, break even point increases. समझा? ये सेल्स इतना है, फिक्स कॉस्ट इतना है, प्रॉफिट इतना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना। ओके चलो फटाक से कर दें, यहाँ पे कर देता हूँ। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट गिवन है 30,000, फिक्स कॉस्ट दिया है 40,000, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, ये 70,000 हो जाएगा, और ये 1,50,000 है, तो 1,50,000 में से 70,000 माइनस करो, ये 80,000 आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, ये राइट है। ओके, 80,000 रुपये राइट है। ओके, याद रहेगा क्यों? देखो 1,50,000 पता चल गया, 70,000 पता चल गया, तो 1,50,000 में से माइनस करूंगा 70,000, तो ये 80,000 रुपये बचेगा, वो ये। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये राइट है। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, अब भी हमने देखा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब राइट है। ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होता है सर? फिक्स कॉस्ट के। देखा, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। सर यहाँ पे क्या बोला है? सेल्स इतना है, वेरिएबल कॉस्ट इतना है। अब भी हमने देखा था, ये वाला क्वेश्चन शायद से हमने किया था, इसका आंसर 60% था, और ये वाला भी मैंने करवा दिया था, मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस तो लोअर द बीईपी, ये कुछ ट्रू फॉल्स है, चलो देख लेते हैं। बीईपी इज द पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। यस, बीईपी वो पॉइंट है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है, इसीलिए तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो बच्चों ये ट्रू है, टी लिख रहा हूँ यहाँ पे। मार्जिनल कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग, नो बच्चा, मार्जिनल कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, फॉल्स। पीवी रेशियो इज इम्प्रूव्ड बाय डिक्रीजिंग द वेरिएबल कॉस्ट। यस, पीवी रेशियो बढ़ेगा जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगी, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होता है। चलो देख लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट के डिक्रीज होने से पीवी रेशियो बढ़ता है, देखो समझा? तो ये सही है, ट्रू है भैया, ट्रू ट्रू ट्रू। व्हेन सेलिंग प्राइस इज एट कॉस्ट देन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। यस, व्हेन सेलिंग प्राइस इज एट कॉस्ट, जब सेलिंग प्राइस इज एट कॉस्ट होगा तो कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होगा?
मतलब कि बोल रहा है सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट है मेरे प्यारे बच्चे, जितने का रेवेन्यू कमा रहे हो उतने कॉस्ट है, तो भैया कंट्रीब्यूशन आपकी फिक्स कॉस्ट होगी, बराबर, ये ट्रू है ये। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट, बोलो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट, यस बच्चा, ये भी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट ही होता है। समझ में आ गया क्या? ओके, नेक्स्ट, इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट डज नॉट इफेक्ट द ब्रेक इवन पॉइंट। बोल रहा है कि फिक्स कॉस्ट के बढ़ने से क्या हमारे ब्रेक इवन पॉइंट पे कोई असर नहीं पड़ता। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। अब भी हमने देखा फिक्स कॉस्ट के बढ़ने से बीईपी पे असर पड़ रहा है, समझ में आ गया, इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चा ये फॉल्स। पीवी रेशियो इज द टेस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यस पीवी रेशियो हम प्रॉफिटेबिलिटी के लिए तो करते हैं, ट्रू है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सेस ऑफ ब्रेक इवन सेल्स ओवर एक्चुअल सेल्स, तो ये क्या है, फॉल्स। एंड लास्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो हम लोग ने कर लिया था, ये भी हमारे लिए क्या है बच्चों, ट्रू था ये। सो इसी के साथ पूरा का पूरा मैंने ख़त्म कर दिया। ओके, सारे के सारे इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी, ओके, एंड थ्योरी भी। तो एक लेक्चर और रहेगा जिसमें मैं खाली आपको वो टाइप 2 वाला जो रहेगा वो करवा के ख़त्म कर दूँगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।